बुखार कम होता है लेकिन मलेरिया ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको कहना है कि क्रोसिन मलेरिया की दवा नहीं है, लेकिन क्रोसिन खाने से बुखार उतर जाता है, मलेरिया का लक्षण जो है वो थोड़ी देर के लिए उतर जाता है, लेकिन क्रोसिन मलेरिया की मेडिसिन नहीं है, इसलिए मलेरिया ठीक नहीं होगा। करेक्ट। 10 साल से डायबिटीज खा रहे हो, गोलियां ठीक नहीं हो रहा है, सही गोली खा रहे हो कि गलत गोली खा रहे हो? अगर डायबिटीज की मेडिसिन होती तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ शुगर कम होता है, शुगर की गोली खा रहे हो, डायबिटीज की गोली नहीं खा रहे हो, इसलिए डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है। जैसे बुखार की गोली खाने से बुखार कम होता है, मलेरिया ठीक नहीं होता है, वैसे शुगर की गोली खाने से शुगर कम हो रही है, डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी गोलियां नहीं छूट रही है, ना ही आपकी गोलियां कम हो रही है। सेम चीज ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर की एक गोली खाओगे आप, या फिर आप में से कोई भी आपके रिश्तेदार, तो 12 घंटे 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर दबा दिया जाएगा, दूसरे दिन नहीं खाएंगे तो डबल हो जाएगा। अगेन ब्लड प्रेशर को दबाने की गोली खा रहे हो आप, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए इसकी गोली खाई होती या फिर उसका इलाज किया होता तो जिंदगी भर नहीं खानी पड़ती। तो क्यों नहीं करते हैं? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों की जो ट्रीटमेंट है, जो इन चीजों का जो इलाज है, वो गोली के फॉर्मेट में नहीं आता। कैसे आता है? तो ये जो सारे डिसीजेस है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्या है? क्या मतलब है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का? क्या मतलब है? जीवन शैली जन्य आजार, बीमारी, मीन्स हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हम खाते हैं, जैसा हमारा डेली रूटीन है, उसके वजह से होने वाले डिसीजेस। तो फिर क्या सुधारना पड़ेगा ताकि ये डिसीज ठीक हो जाए? लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल सुधारने की गोली नहीं आती, वो करना पड़ता है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, जैसे नहाने की गोली नहीं आती, नहाना पड़ता है, ठीक है, वैसे ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ठीक करने की गोली नहीं आती, लाइफस्टाइल को करेक्ट करना पड़ता है, और वो जब तक के आप नहीं करोगे तब तक के गोली नहीं छूटेगी, बढ़ते जाएगी। हर साल गोली का पावर बढ़ता जाएगा, उसके बावजूद बीमारी ठीक नहीं होगी। जिसको 5 साल तक के ये बेसिक बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, उसको बाद में 30% लोगों को हार्ट डिसीज डेवलप हो जाता है, 32% लोगों को किडनी डिसीज डेवलप हो जाता है, और जो भी हम गोलियां वगैरह खा रहे हैं उतना खा के भी सिर्फ 15.7% लोगों का डायबिटीज कंट्रोल में आता है, गोली खाने के बावजूद। बचा हुआ 84% लोगों का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आता। कितने लोग हैं पता है इंडिया में डायबिटीज के? 10 करोड़। जिन लोगों को डायबिटीज पता है, और जिन लोगों को अभी तक के पता नहीं है, या फिर जिन लोगों को प्री डायबिटीज है, प्री डायबिटीज वाले 25 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को हो रहा है, और जो फिलहाल ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, उससे सक्सेस रेट 15.7%। तो सिर्फ गोली खाने से नहीं होने वाला है, लाइफस्टाइल करेक्ट करने पड़ने वाला है, और लाइफस्टाइल में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला आपका डाइट, न्यूट्रिशन, सेकंड आपका एक्सरसाइज, एक्टिविटी, एंड थर्ड आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसमें से लगभग 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके डाइट का, आपके न्यूट्रिशन का, 70% मेजॉरिटी। ठीक है, हमने सुना है कि हमारा शरीर किससे बनता है? जो चीज हम खाते हैं वैसा अपना शरीर बनता है, जिस टाइप का खाना खाओगे उस टाइप का शरीर बनेगा। करेक्ट है? तो जब
आपको ये पता है कि आपकी जो बीमारी है वो जिस प्रकार का खाना आप खा रहे हो उससे बन रही है। तो जब तक कि आप खाना खाने की आदतें, न्यूट्रिशन की आदतें करेक्ट नहीं करोगे, तब तक कि वो बीमारी नहीं जाएगी। ये ऐसी बात होगी कि टंकी में ऊपर से पानी भर रहा है और नीचे से 8-10 नल खुले छोड़ दिए, टंकी नहीं भरेगी। तो जो भी आप इलाज करना चाहो, जो भी मेडिसिन खाओ, काम तब तक के नहीं करेगी जब तक के नीचे से जो है, जो कारण है आपके उसको जब तक के करेक्ट नहीं करते हैं तब तक के वो ठीक नहीं होगा। तो सबसे मेजर पोर्शन हमारे लाइफस्टाइल करेक्शन में क्या है? डाइट, न्यूट्रिशन 70%। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपकी एक्टिविटी, एक्सरसाइज। 20% रोल आपकी एक्सरसाइज का है, ठीक है। और लास्ट का 5% रोल में आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, तान तनाव का मैनेजमेंट, ठीक है। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? वेरी गुड। सामने वाले कोई नहीं करते, एक छोड़ता है। आप बच्चे कहते हैं कि एक्सरसाइज डेली करते हैं। बताइए आप कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, एक एक करके बताइए। अभी आपने हाथ पीछे ऊपर किया था, क्या एक्सरसाइज करते हैं सर आप? यस प्लीज। योगा करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और योगा एंड प्राणायाम, वेरी गुड। वॉकिंग, वेरी गुड। और कुछ? जिम जाते हैं, वेरी गुड। और सूर्य नमस्कार। तो आप अभी मुझे बताइए, सब लोगों ने खाना पूर्ति कर दी कि हाँ मैं व्यायाम, किसी ने योगा किया, किसी ने स्ट्रेचिंग प्राणायाम किया, किसी ने वॉकिंग किया, सूर्य नमस्कार किया, कोई जिम गया। अभी सब लोगों का व्यायाम एक जैसा है क्या? तो सब लोगों को व्यायाम का फायदा एक जैसा मिलेगा क्या? तो व्यायाम कितना होना चाहिए? जितना हमारे शरीर की जरूरत है उतना। अगर जरूरत से कम किया तो फायदा मिलेगा, जरूरत से ज्यादा किया तो नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना व्यायाम किया तो हम कहेंगे कि हाँ व्यायाम किया। कितना घंटा किया व्यायाम ये नहीं पूछ रहा हूं, कितने इंटेंसिटी का व्यायाम कितने समय करके किया और आपकी क्या जरूरत थी उसके हिसाब से किया या नहीं किया, ठीक। एक रफली कहा जाए तो आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता है, कम से कम आधा घंटा वॉकिंग करने के इंटेंसिटी का व्यायाम हमारा होना चाहिए। आधा घंटा स्पीड से चलना है, आधे घंटे में 3 किलोमीटर हो जाए, इतना जोर लगाना है, पसीना छूटना चाहिए। उतना व्यायाम अगर आपका डेली होता है तो मिनिमम सही हो रहा है, ठीक। इससे अगर आप कुछ कम कर रहे हो तो आपका व्यायाम सफिशिएंट नहीं हो। आप प्राणायाम करो, अच्छी चीज है, आप योगा करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आधे घंटे का आपका एक्सरसाइज है वो होने के बाद एडिशनल ये करना है। अगर आपका उतना बेसिक व्यायाम नहीं हो रहा है तो जो जरूरी सर्कुलेशन है खून का, जो भी आप भोजन खाओगे, न्यूट्रिशन खाओगे, वो सारे शरीर में घूमना चाहिए। आपके शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, टॉक्सिन्स तैयार होता है, वो शरीर में से धुल के बाहर निकल जाना चाहिए सर्कुलेशन के माध्यम से। उतनी कैपेसिटी का सर्कुलेशन आपको चाहिए। तो उतना करने के लिए कम से कम आधा घंटे का एक्सरसाइज। कितने इंटेंसिटी का? मान लो 3 किलोमीटर 30 मिनट में आप चल रहे हो, उतने इंटेंसिटी का आपका होना चाहिए। उसके एडिशनली आप योगा करो, उसके एडिशनली आप प्राणायाम करो, स्ट्रेचिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, ध्यान करो, जिम जाओ, या फिर अपना डेली का काम करो। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मेरा घर में ही इतना ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है,
मेरा वर्क में ही इतना चलना हो जाता है कि मुझे और एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। समझ लीजिए, एक्सर्शन और एक्सरसाइज दो अलग अलग चीज है, ठीक है। आप में से कितने लोग दिन भर में हाथ ऐसा पूरा ऊपर करते हैं, दोनों हाथ? क्या लगता है आपको, जो सामने बैठे जो एक्सरसाइज नहीं करते? ऐसा दिन में कितने बार हाथ ऊपर करते होंगे? नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्सर्शन काम और एक्सरसाइज, इसमें डिफरेंस क्या है? एक्सर्शन करने से इंसान थक जाता है, ठीक है। एक्सर्शन करने से आपको थकान आती है, बट एक्सरसाइज करने से आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है, ताकत बढ़ जाती है। तो अगर आपको चाहिए कि आप 60, 70, 80, 90 की उम्र तक के फिट एंड फाइन रहे, खुद का काम खुद कर सके, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अपने डेली कामों के लिए, तो आपने अपने शरीर की ताकत, अपना स्टैमिना बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कष्ट और व्यायाम डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपको ज्यादा कष्ट करना है जिंदगी में, तो आपको सुबह व्यायाम भी ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी, खत्म हो जाओगे 30-40 प्लस साल के होते होते, ठीक है। तो व्यायाम जो लोग नहीं करते हैं वो कीजिए। संपूर्ण शरीर का व्यायाम होना जरूरी है। जो भी मैंने कहा वॉकिंग, उसके साथ में बाकी की भी व्यायाम, शरीर का जो सभी अवयव है उसका स्ट्रेचिंग, उसका स्ट्रेंथनिंग, इन सब के ऊपर आपने काम करना है। लेकिन जिस प्रकार का हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, बैठना ज्यादा होता है, ठीक है, उस हिसाब से कम आधा घंटे का वॉकिंग आपने करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल बहुत सारे डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, उसके बाद में आगे चल के हार्ट डिसीज भी, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीज जैसे सोरियासिस, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, ये सारों के पीछे स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। डायबिटीज, इसके पीछे भी स्ट्रेस ये इंपॉर्टेंट कारण है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है ऐसा मैं नहीं कहता। स्ट्रेस फ्री है, ऐसा किसको किसको लगता है कि हमको कोई स्ट्रेस नहीं है? हम बिल्कुल जीरो स्ट्रेस है, बताइए मुझे, किसको लगता है कि हमको कोई स्ट्रेस नहीं जिंदगी में है? अच्छा, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है? बताइए आप खुद को, कौन है? होते हैं? कब इंसान जीरो स्ट्रेस का हो जाता है, क्या लगता है आपको? जब तक के यहाँ पे है तब तक के सुबह उठने का स्ट्रेस, फिर काम पे जाने का स्ट्रेस, भूख लग जाती है फिर खाना खाने का स्ट्रेस, खा लिया फिर पचाने का स्ट्रेस, पचा लिया फिर निकालने का स्ट्रेस, खत्म नहीं होता जिंदगी। स्ट्रेस एक चीज है, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है यू स्ट्रेस, सेकेंड होता है डिस्ट्रेस, और थर्ड होता है बर्नआउट। यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थका देता है। भूख लगेगी नहीं तो आप खाना नहीं खाओगे, तो भूख लगना ये एक प्रकार का स्ट्रेस है जो आपको खाना खाने के लिए, खाना कमाने के लिए आगे धक्का देता है। वो है यू स्ट्रेस, अच्छे क्वालिटी का स्ट्रेस, जिससे आप कुछ तो भी अचीव करते हो जिंदगी में, ठीक है। डिस्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस आपकी कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है तब हम उसे कहते हैं डिस्ट्रेस। और जब ये डिस्ट्रेस बहुत लंबे समय तक के रहता है, आपके बॉडी के ऊपर बुरे असर शुरू हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं बर्नआउट, ठीक है। तो स्ट्रेस जीरो नहीं हो सकता है। हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपनी शरीर की, अपने मन की ताकत बढ़ानी है, ताकि आप हमेशा यू स्ट्रेस की अवस्था में रहे। डिस्ट्रेस या फिर डिस्ट्रेस से आगे बर्नआउट की अवस्था में जाने की नौबत नहीं आए, ठीक है। और आपने सुना होगा कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करना है, तो अगेन उसका रास्ता कहाँ से होके जाता है? शरीर के ऊपर काम करना है। शरीर के ऊपर कैसे काम करना है? सही न्यूट्रिशन, सही व्यायाम, सही आराम, ठीक है। हम क्या खाते हैं, हम किस तरीके से अच्छी तरीके से हमारे शरीर को बिल्डअप करते हैं व्यायाम के माध्यम से, और सही रेस्ट, इन तीनों के माध्यम से आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बने।
तो ये जो हमने आज बातें कही उसमें 3 चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। किसको लगता है कि हम खराब खाते हैं या फिर हम घर में खराब बना के परोसते हैं फैमिली को? करते हैं ऐसा? नहीं करते। तो फिर प्रॉब्लम है कि डाइट में हमारी। हमारा शरीर बनने के पीछे जो चीजें हम कह रहे थे कि उसमें डाइट एक सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है? डाइट जो है वही हमारा शरीर को बनाता है। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम बीमार पड़ने के टाइप का खाना खा रहे हैं तो हम बीमार ही पड़ेंगे। जब तक कि हम खाने पीने में चीजें सुधारते नहीं है तब तक के हमारी बीमारी नहीं जाएगी या फिर बीमार होने की पॉसिबिलिटी, बीमार होने की रिस्क नहीं जाएगी। तो सुधारना है मतलब क्या करना है? गलत कहाँ हो रहा है जिसको हम सुधार लें? हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो घर का खाते हैं, हम अच्छी क्वालिटी का खाते हैं, हम समय पे खाते हैं। इतना होने के बावजूद इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? हर 5 में से 1 महिला को हाइपोथायराइडिज्म है, हर 10 में से 1 पुरुष को हाइपोथायराइडिज्म है, हर 10 में से 1 पुरुष को या फिर 1 अडल्ट को शुगर की बीमारी है, ठीक है? हर 8 में से 1 पुरुष को या फिर हर 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों? आप में से किसी को हाइपोथायराइडिज्म है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं है? नहीं है? यहाँ पे लगभग 20 महिलाएं हैं। और स्टैटिस्टिक्स की माने तो इन 20 में से 4 लोगों को हाइपोथायराइड निकलना ही चाहिए। चेक करिएगा तब पता चलेगा। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स की माने तो आप में से लगभग 20-30 लोगों को हाइपोथायराइडिज्म निकलना ही है। आप में से जो लोग 40 प्लस है उसमें से 10 में से 1 को ब्लड प्रेशर, शुगर निकलनी ही है। कब? जब आप चेक करोगे तब पता चलेगा। और मान लो शुरुआत पता चल जाती है तभी जाके आप उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लोगे, क्योंकि ये चीज है जो दुखती नहीं, दर्द नहीं होता, ठीक है? जिसका जॉइंट पेन कर रहा है उसको बताने की जरूरत है कि तुमको जॉइंट पेन है? वो खुद पता है कि हाँ मुझे दुख रहा है, समझ में आ रहा है, तुम क्यों बता रहे हो? मुझे पता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हाइपोथायराइडिज्म ये खुद को समझने नहीं है। टेस्ट करेंगे तब पता चलता है। और खुद को तब पता चलता है जब दूसरा कोई भी फ्यूज जुड़ जाता है। मीन्स हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी को ब्रेन को डैमेज हो गया तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगी, उसको फैटी का अटैक आएगा। शुगर की वजह से किसी की किडनी खराब हो गई, आंखें खराब हो गई, हार्ट खराब हो गया, तब पता चलेगा अरे डायबिटीज था उसके माध्यम से। ये सारी जो बीमारियां है WHO कहता है प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल है। क्या मतलब है प्रिवेंटेबल है का? रोकी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज हो। आज हॉस्पिटल में जितने लोग मरते हैं, एक्सीडेंट वाली केसेस छोड़ दो, तो बाकी के जो मरते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो है हार्ट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम से मरते हैं। और हार्ट डिसीज के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। और ये सब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से लेके हार्ट डिसीज तक के जाने का सफर प्रिवेंट करना 100% पॉसिबल है। किसी को जरूरत नहीं है इस बीमारी की वजह से दुख झेलने की। प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमको पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है शरीर में। और सेकंड चीज, हो रहा है तो हम गोली के भरोसे बैठ जाते हैं। उसे ठीक कैसे करना है उसकी तो गोली है ही नहीं। तो ठीक कैसे करना है वो चीज हमें पता नहीं होने की वजह से हम उसमें दुख भोगते रहते हैं, सफर होते हैं। ठीक, तो कैसे ठीक करना है इन चीजों को? एक भाग है डाइट में न्यूट्रिशन। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, जनरल व्यक्ति ने ये तो हमको पता है। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो उसका तो हम इलाज करेंगे, लेकिन उस डायबिटीज की वजह से, बीपी की वजह से जो शरीर को ऑलरेडी नुकसान हो गया है,
उसको हील करने के लिए बॉडी को स्पेशल न्यूट्रिशन लगता है। ठीक है, मुझे मान लीजिए डायबिटीज है और आपको डायबिटीज नहीं है, जो बेसिक हम खाना खाएंगे वो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट शायद हम दोनों को सेम लगे, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से डायबिटीज है, डायबिटीज ने मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन किए हैं, नुकसान किए हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन हील हो जाए, भर जाए, उसके लिए मेरे शरीर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लगता है, अलग टाइप का न्यूट्रिशन लगता है जो आपको नहीं लगता, उसे हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो किसी खास काम के लिए बना हो उसको हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन। ठीक है, और वो फंक्शनल न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? जो भी बीमारी मेरे शरीर में है उससे होने वाला नुकसान भर के निकले, हील हो जाए और मैं नॉर्मल हो जाऊं, इसके लिए हमें वो फंक्शनल न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन क्या मेरे बीपी की गोली में, मेरे शुगर के गोली में वो फंक्शनल न्यूट्रिशन है? नहीं। क्या मैं रोज जो खाना खाता हूं उसमें वो फंक्शनल न्यूट्रिशन है? नहीं। तो फिर मेरे जो नुकसान हुआ है बीमारी की वजह से वो भर के कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये फंक्शनल न्यूट्रिशन अभी जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रही है, जो भी इलाज का तरीका चल रहा है, उसमें कहीं पे भी इस फंक्शनल न्यूट्रिशन का स्थान है ही नहीं। किसी को ना लिखा जाता है ना किसी को बताया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शनल न्यूट्रिशन, ये जो गैप रह गया है न्यूट्रिशन में, वो भरा जाए, और ये अगर इंसान खाता है तो आपका डिसीज जल्दी हील हो जाएगा। एक चीज, और जो जरूरी लाइफस्टाइल करेक्शन आपको करने हैं वो आप कर लेते हो तो नए से ये बीमारी पैदा नहीं होगी। तो नई बीमारी तैयार नहीं हो रही है और जो एग्जिस्टिंग है वो हील हो गई है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद आपको दवा की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उस कंडीशन में आपकी गोली जो है, आप ब्लड चेकअप करोगे, भाई कितना वजह है डायबिटीज, कितना है थायराइड, कितना है बीपी, आप जब चेकअप करोगे पता चलेगा कि हाँ पहले से बेटर है। तो इतनी सारी दवा की जरूरत है क्या? नहीं है। कम करो 50%, आपके डॉक्टर आपकी दवा कम कर देते हैं, क्योंकि बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी कम होगी। अगले महीने फिर जाके चेक करो, आपको पता चलेगा बीमारी और कम हो गई और 25% कम करेंगे। जो पहले जितनी मेडिसिन थी धीरे धीरे 50%, 25%, 12.5% ऐसे कम होते होते एक दिन ये दवाई आपकी सब लोगों की बंद हो सकती है, होती है, हम कराते हैं, आप भी कर सकते हो। जरूरी क्या है? सिर्फ गोली के भरोसे नहीं बैठना है, आपने क्यों मुझे बीमारी है उस कारण को पकड़ पकड़ के अपने लाइफ में से बाहर निकालना है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो अब तक के नुकसान हुआ है उसको हील करना है थ्रू फंक्शनल न्यूट्रिशन। ठीक, अभी हम पहले मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, क्या है मेरे डिसीज के कारण। ठीक, अभी कारण के बारे में मैं आपको एक स्लाइड पे बताता हूँ। ये देखिए, यह कहाँ लिखा है? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता है। ठीक है, क्या जरूरत है सप्लीमेंट की? ये पहले से है, ऐसा कोई हुआ करता था हमारे पिताजी के ज़माने में, हमारे दादाजी के ज़माने में, परदादाजी के ज़माने में कोई डब्बे मिलते थे सप्लीमेंट के? फिर उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? और हमारे खाने में क्या नुकसान है? हम खाना नहीं खाते। देखिए, पहले के लोग भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खाते थे, ठीक है, बस वो डब्बे में नहीं आता था, वो उस जमाने के पैकेट में आता था। हर जमाने के लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खाते आए। 4 युग हैं हमारे इसमें बताए हुए। कौन से हैं 4 युग? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ऐसा लिखा गया है कि सतयुग में इंसान की आयु होती थी 400 साल। फिर जैसे जैसे एक एक युग बीतता गया 25% उसकी आयु कम होती गई और कलयुग में आयु है 100 ईयर्स। मतलब आप अगर ढंग से अपना ख्याल रखो तो 100 साल चलने के लिए अपनी बॉडी ऑलरेडी डिजाइन है। ठीक है, और हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है हमारे भोजन में से मिलता है। ये आयु हमारी कम क्यों हुई है?
पहले के जमीन में, पहले के अनाज में, पहले के भोजन में ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हुआ करते थे, तो इसलिए इंसान का शरीर 400 साल चलता था। अभी न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, 100 साल चलता है। 100 साल चलता है? नहीं चलता। वो भी कैसे तो भी खींचते हैं, 60 साल निकल गए, बहुत हो गए, बराबर है। तो न्यूट्रिशन कम हो रहा है, ये नई खोज है क्या? हजारों साल से पता है। सतयुग के बाद में कम होता हुआ दिख गया है, सबको पता है न्यूट्रिशन कम हो रहा है। फिर वो न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, डालेंगे, कॉमन डालेंगे। सबको पता है कि कम हो रहा है, तो उसमें डाला करते थे, अपने अपने तरीके हुआ करते थे। खाने के बाद में जो हम तांबुल खाते हैं, बीड़े का पान खाते हैं, उसमें चूना कच्चा लगाते हैं, कलर आने के लिए नहीं लगाते। वो आपके शरीर में जाए, आपके शरीर में उसकी चीजें मिले, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार के कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। इस त्योहार पे ये खाओ, उस त्योहार पे वो खाओ, अच्छा लगे नहीं लगे, टेस्टी लगे नहीं लगे, खाओ। हल्दी खाने में डालने से स्वाद आता है? कोई बहुत अच्छी टेस्ट होती है हल्दी की, फिर भी हर कोई डालता है। क्यों डालता है? जरूरत है बॉडी को, वो बताया गया है इसको डालो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए डाला गया है। अलग अलग त्योहार पे अलग अलग चीजें खाते हैं। पुरानी औषधियाँ जो होती थी, आयुर्वेद की औषधियाँ होती थी, उसमें अलग अलग प्रकार के काढ़े हुआ करते थे, जो अलग अलग समय पे पिलाए जाते थे। सुबह उठ के पीने का काढ़ा अलग, खाना खाने के पहले पीने का काढ़ा अलग, जिसको आजकल हम सूप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अलग अलग प्रकार की औषधियाँ यूज करके ये सारी चीजें अचीव की जाती है। जो भी गैप है हमारे न्यूट्रिशन में, उसको यूज किया जाता है। हमारे अगर भोजन में मिनरल्स कम है, तो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमारे भोजन में जाए, उस हिसाब से प्रोविजन किया जाता था। तांबे के बर्तन में डाल के पानी पियो, सप्लीमेंट है। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाओ, मिनरल का सप्लीमेंट है। उतने से नहीं हो रहा है, तो मेटल्स की और मिनरल्स की बनाई हुई भस्में औषधि के रूप में खाओ, सप्लीमेंट है। आपके बीड़े में चूना लगाओ, कैल्शियम का, मिनरल का सप्लीमेंट है। चट्टा डालो, सप्लीमेंट है। उसमें से सुपारी और तंबाकू का कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो लोग नशे के लिए डालते हैं। तो अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्स किए जाते थे। बीच का एक 50 साल का टाइम ऐसा गया है कि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी होने दे रहे हैं। तो ना हम ढंग से वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, ना ढंग से इंडियन कस्टम फॉलो करते हैं। तो हमारा खाना आधा अधूरा रह गया। जो इंडियन ट्रेडिशनल सप्लीमेंट्स हुआ करते थे, वो भी छूट गए हमारे, और ना ही हम वेस्टर्न सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। तो हमारा खाना हो गया आधा अधूरा, जिससे हो जाता है मालन्यूट्रिशन। अभी यहाँ पे सूरत में समुद्र बहुत पास में है, समुद्र से मिलने वाला नमक बड़े आसानी से सूरत में मिल सकता है। तो जो भी कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम नहीं, सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, आयोडीन मिलता है समुद्र के पानी में, नमक में, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको शायद उसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है सोडियम की। लेकिन विचार कीजिए, महाराष्ट्र में बीच में कहीं कोई जंगल में एक गांव है, ठीक है, वहां पे पहाड़ी के ऊपर कोई भी गांव है, वहां पे लोगों को 100-150 साल पहले नमक कैसे मिलता होगा? आसान है? नहीं है। उनको नमक कैसे मिलता होगा? उनकी वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे फुलफिल होती होगी? आपको तो नमक मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से ऐसी कुछ चीजें होगी जो वहां की मिट्टी में बनती है, वहां के लोगों को नहीं मिलती है, बराबर। तो हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह का अनाज अलग है, और उसकी वजह से हर किसी को मिलने वाला पोषण अलग है। पुराने लोगों को पता था, और उस हिसाब से हर जगह के कस्टम्स अलग है। आजकल का खाना किसी भी सिटी में जाओ, चाइनीज मिलता है, पंजाबी मिलता है। तो जगह स्पेसिफिक जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन हुआ करता था, वो हमारा हो गया मिस। और ये कंपलसरी इसी की वजह से एक बहुत बड़ा गैप हमारे न्यूट्रिशन में आ गया है, क्योंकि ना हम पुराने रह गए, ना हम मॉडर्न बन गए, हम बीच में लटक रहे थे जो, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन। और क्या ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वो एक फैशन है, ट्रेंड है? नहीं है। ये किसी सेलिब्रिटी ने कर लिया इसलिए हम सब करना चाहिए, वो वाला मामला
नहीं है। हमारे पुरखे हजारों साल की जनरेशन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते आए हैं, हम इतने में भटक गए हैं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। हमारे खाने में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं जा रहे हैं, हमको लेने की जरूरत है। हमारे दादाजी लिया करते थे, हमारी सारी पीढ़ियां लिया करती थी। उन लोगों को इतना डायबिटीज नहीं हुआ करता था जितना आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो लोग ख्याल रखते थे, हम भटक गए, हम नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये नीड ऑफ द आवर है, जरूरत है, ट्रेंड नहीं है, फैशन नहीं है, ये जरूरत है। हम क्या खाते हैं? फास्ट फूड खाते हैं। ठीक है, चलो फास्ट फूड अच्छा है बुरा है इस चक्कर में हम नहीं करते, उसकी बात ही नहीं करते आज। बस एक बात करते हैं कि जिस दिन हम फास्ट फूड खा लेते हैं उस दिन हेल्दी खाने का जो मौका हमारे हाथ में था वो हम गवा देते हैं। ये ऐसी चीजें, मान लो एग्जाम 2 दिन पे है और एक दिन हमने मूवी देखने में उड़ा दिया, वो दिन गया, उस दिन की पढ़ाई गई। ठीक है, तो जो नुकसान हो गया तो हो गया, आप समय में पीछे जाके उसको नहीं भर सकते। एग्जाम होने के बाद में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस दिन का उस दिन न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जिस दिन आप फास्ट फूड खाते हो, पहले से ही हमारी न्यूट्रिशन में कमियां हैं, और जिस दिन आप फास्ट फूड खाते हो, अनअप्रोप्रिएट फूड खाते हो, गलत तरीके का फूड खाते हो, अच्छा फूड खाने का, अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त करने का मौका आप मिस कर रहे हैं, और आपके शरीर में न्यूट्रिशन गैप बढ़ती जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो ख्याल रखते हैं अपने फैमिली का कि नहीं बाहर का नहीं खाना है, एक आध बार खाया ओके, लेकिन बार बार बाहर का नहीं खाना है। जो भी है हम घर में बना के देंगे, समोसा चाहिए घर में बना के देंगे, पानी पूरी घर में बनाएंगे, बाहर का नहीं खाना है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार का भोजन हमें आजकल मिल रहा है उसमें कितनी प्योरिटी है, कितना पोषण है, उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल है। 1950 के बाद में जब अपने भारत में बहुत सारा सूखा पड़ा था, खाने पीने की बहुत किल्लत हो गई, उसके बाद में ऐसे अनाज, ऐसे नस्लें बनाई गई जो ज़्यादा पैदावार दे सके। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं बनाया गया, बाहर से इंपोर्ट करके बीज वगैरह उस प्रकार का किया गया, क्योंकि ज़रूरत थी। भारत इतने सारे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से भोजन अनाज नहीं कर पा रहा था, तो इस प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, संकरित बीज यूज करने में आने शुरू हो गए कि ज़्यादा पैदावार दे सके, कम समय में ज़्यादा पैदावार। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए, पेट भरने के लिए तो ओके, लेकिन जब पेट भर गया है और आगे हेल्थ की बात कर रहे हैं तब ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सारे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये देखिए, हमारे जो भी फल सब्जियां हैं उनकी रिपोर्ट अगर देखें तो जो भी फल सब्जियां आप शायद रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो फल सब्जियों में केमिकल्स की मात्रा लिखी गई है, जो रेड इसमें लिखा हुआ है। तो जितनी अलाउड लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, उससे कई ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल्स हमारे फल सब्जियों में ऑलरेडी पाए गए, और ये सब हम खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बस इस केमिकल से मरना बच जाए हमारा, उतना भी कर लिया तो बहुत चीज अच्छी चीज है। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये केमिकल्स अपने खाने में होते हैं। चलो हम कहीं से तो भी ऑर्गेनिक ले आएंगे, हमारा खेत है वहीं पे उगाएंगे, हमारी गाय है उसी का दूध निकालेंगे, ये भी मान लें हमने कर लिया। तो हम इमेजिन करते हैं कि हम खाने के टेबल के ऊपर बैठे हैं, सब लोग बुजुर्ग हैं हमारे घर में, बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, सब लोग बढ़िया डिनर के लिए बैठे हैं। ठीक है, क्या चीज खाते हैं? कल क्या खाया था सर आपने डिनर में? क्या खाया था? घर में खाना खाया था कल कि बाहर खाना खाया था? घर में खाना खाया था। क्या बना था आपके घर में? रोटी सब्जी। वेरी गुड। घर का बढ़िया खाना खाने से दाल ताजा बना हुआ सब्जी रोटी। आपके घर में बच्चे हैं? भाई के बच्चे हैं। बच्चों ने क्या खाना खाया? रोटी सब्जी। आपके घर में बुजुर्ग हैं? मम्मी ने क्या खाना खाया? रोटी सब्जी खाया। अब मुझे बताइए, छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं, उनकी ग्रोथ की जरूरतें अलग है। उनको बड़ा होने के लिए, शरीर का विकास होने के लिए, मानसिक विकास होने के लिए, बुद्धि का विकास होने के लिए खास न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, रोटी वगैरह खिलाते हैं उनको,
इसी प्रकार से जब तक कि उनका ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाता, उनको खास तरह की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है डेवलपमेंट और मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, बुद्धि की और शरीर की डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए। अगर उनके छोटे बचपन के एज में अगर उनका न्यूट्रिशन कच्चा रह गया तो जिंदगी भर वो उसको झेलेंगे, अलग अलग प्रकार की बीमारियां झेलते रहेंगे अगर उनके ग्रोथ के पीरियड में उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिला। ठीक है, अभी इनके घर में माता जी भी है। माता जी की उम्र क्या है? 58-60 के आसपास है। 60 ईयर के एज के व्यक्तियों में खास अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, बराबर, जॉइंट पेन होता है, मसल्स कमजोर हो जाता है, ब्रेन का डिजनरेशन देखा जाता है। तो बुजुर्ग की खाने पीने की न्यूट्रिशन की जरूरतें अलग होगी। ठीक है, अगर बुजुर्ग को उनके एज के हिसाब से जो डिजनरेशन हो रहा है उसके हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उनका हेल्थ मेंटेन हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। इनके घर में हम मान के चलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं और इनके भाई जो है मान लीजिए ऑफिस वर्क करते हैं बैठ के। ठीक, तो जो शारीरिक काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं वर्सेस जो टेबल कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर का काम करते हैं, उन दोनों की न्यूट्रिशन की जरूरत अलग होगी या नहीं? नहीं होगी। तो फिर जो लोग मेहनत का काम कर रहा है वो भी वही खाना खा रहा है और जो टेबल कुर्सी पे बैठ के सेकेंडरी वर्क कर रहा है वो भी वही खाना खा रहा है, किसी ना किसी को न्यूट्रिशन की कमी होने लगी है। ठीक है, इनके घर में मान लो महिला है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई महिला, कोई लैक्टेटिंग है, कोई नहीं है, दोनों की न्यूट्रिशन की जरूरत अलग होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम सब लोगों के घर में हम वही खाना खाते हैं। भले बच्चा एक रोटी खाएगा, अडल्ट 2-3-4 रोटी खाएगा, बुजुर्ग 2 रोटी खाएंगे, लेकिन हम खाते क्या है? वही रोटी सब्जी, वही दाल चावल। सो मेनू जो है हमारा खाने का, जो पैटर्न जो है हमारा वो सेम है। उसमें क्वांटिटी कम ज्यादा कर लेते हैं लेकिन पैटर्न जो है सेम है। लेकिन जरूरतें सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। जरूरतें हर किसी की अलग अलग है। अलग अलग जरूरतें वालों को अगर हमने एक ही प्रकार का खाना खिला दिया तो न्यूट्रिशनल गैप रह जाएगी। ठीक है, ये ऐसा हो गया कि मेरे घर में 1 साल से लेके 15-18 साल तक के बच्चे हैं और सभी को एक ही माप का शर्ट सिलवा दिया हमने या फिर पैंट सिलवा दिया। बैठेगी क्या? किसी को बेल्ट लगाना पड़ेगा, किसी को ढीली करवा के लानी पड़ेगी। ये है वो न्यूट्रिशन गैप जिसकी हम बात कर रहे हैं। शरीर हमारे घर में हर किसी की जरूरत अलग अलग है लेकिन खाना सेम पैटर्न का खा रहे हैं। सिर्फ कम या ज्यादा खाने से वो न्यूट्रिशन गैप नहीं भरेगी। फिर भी अगर हम सेम खाना खा रहे हैं तो हमारे सारे शरीर की एनर्जी किस चीज में लगेगी? भाई जो खा रहे हैं उसको मेरे अनुकूल बनाने की कोशिश में ये सारी अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाए। जो एनर्जी कहाँ पे लगनी थी? मेरे शरीर के विकास में, मेरे इम्यूनिटी के विकास में, मेरे बौद्धिक विकास में लगनी थी, वो सारी एनर्जी हम कहाँ लगा रहे हैं? उस खाने को अपने लायक बनाने की कोशिश। भैंस देखिए आपने क्या करती है? दिन भर चढ़ती रहती है। क्यों चढ़ती रहती है पता है? हमारे जैसे सुबह शाम 2 टाइम खा के चुपचाप नहीं बैठती है, दिन भर चढ़ती रहती है। क्यों चढ़ती रहती है? नहीं, उसको पता नहीं, उसको स्कूल में भेजना है पढ़ने के लिए। भैंस जो है उसका शरीर इतना बड़ा है, उसको पोसने के लिए उसको काफी सारा प्रोटीन चाहिए। ठीक है, काफी सारा प्रोटीन चाहिए, लेकिन जो घास फूस वो खाती है उसमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। तो जितना प्रोटीन उसको बॉडी का चाहिए उतना प्राप्त करने के लिए उसको बहुत सारा चरना पड़ता है। तो उसकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? चरने में। इसलिए वो भैंस है, बहुत कम इंसान। ठीक है, उसने सही खा लिया होता तो आज इधर भैंस खड़ी होकर आपको लेक्चर देगा। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जाम्पल है कि आपकी एनर्जी जब आप सही न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, आपका माल न्यूट्रिशन तो होता है, पोषण की तो कमी हो ही जाती है, लेकिन जो भी आप खा रहे हो पेट भरने के लिए, उससे आपके शरीर की जरूरतें भरने के लिए, शरीर को
फालतू की मेहनत करनी पड़ती है जो किसी अच्छे काम में हमें लगाएगी। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारा शरीर जो बनता है, हमारी हड्डी बनती है, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारा सब इंटरनल चीज़ें, हमारी इम्यूनिटी, इन सब में प्रोटीन ये बिल्डिंग ब्लॉक करके काम करते हैं। क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक? जैसे बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें रखते हैं, तो हर एक ईंट प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन 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 मिला के पूरी अपनी बॉडी बनती है, ठीक है। वो अगर प्रोटीन कम है तो हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें नहीं बनेगी। अडल्ट जिनकी ग्रोथ हो चुकी है, दिन ब दिन रोज का शरीर घिसता है, उसको रोज रिपेयर करना पड़ता है, वेयर एंड टियर को रिपेयर करना पड़ता है, वो सारा प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन अगर नहीं है तो हमारी हीलिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए प्रोटीन जरूरी है। कितना प्रोटीन जरूरी है? पर केजी 0.83 ग्राम, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि सर्वसामान्य मेहनत करने वाले इंसान को 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर मेरा वजन 75 ग्राम है तो मैंने कम से कम दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, पर मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। और जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, उसमें से हमें हार्डली इसका आधा भी नहीं मिल पाता। जो लोग इसके अलावा कभी कभार अंडा भी खा लेते होंगे, नॉनवेज भी खा लेते होंगे, दूध पी लेते होंगे, उन सबको कंसिडर करके भी हमारा 30 ग्राम पर डे के ऊपर प्रोटीन नहीं जाता, ठीक है। हमारे यहाँ के नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो जितना खाते हैं उतना कंसिडर भी कर लेते हैं, तो भी उतना नहीं जाता। दूध पीने वाले, पनीर खाने वाले पकड़ के भी उतना नहीं जाता। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप हमारी रह जाती है उसको भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा और हमारे हेल्थ में एक छोड़ो तो दूसरा, दूसरा छोड़ो तो तीसरा, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। और हम इन प्रॉब्लम्स के लिए दवा ढूंढने को चलते हैं, जबकि ना इसका इलाज ना दवा में है ना दुआ में, न्यूट्रिशन में, ठीक है। और ये चीज ना कोई पढ़ाता है ना कोई डॉक्टर लिख के देता है। डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये लिख देते, वो दवा ही लिख देंगे। तो ये कौन बताएगा? आप बताओ, ठीक है। अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है। हमारा जो डाइट है उसमें कौन सी चीज किस मात्रा में होनी चाहिए ताकि अपना हेल्थ बढ़िया रहे, इसका ये पिरामिड है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल पिरामिड। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमको जरूरत है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। ग्रोथ एज हो, अडल्ट एज हो या फिर बुढ़ापा हो, तीनों इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को लगता है। तो अभी हमने क्या देखा, जो डाइट हम डेली खाते हैं जितना चाहिए उतना प्रोटीन हमको नहीं मिल पाता है। सेकेंड नंबर पे हमको क्या चाहिए? वेजिटेबल्स, ठीक है। कितने वेजिटेबल खाते हैं हम दिन में? कल आपने सैलेड खाया था? नहीं खाया, रोटी सब्जी खाया, करेक्ट। सैलेड या फिर कच्ची चीजें, स्प्राउट्स, बिना पकाई हुई चीजें, रॉ चीजें, ये खाना बहुत जरूरी है। उसमें से कितना प्रोटीन मिलेगा, कितनी एनर्जी मिलेगी, ये अलग चीज है, उसको बाजू में रखते हैं। हमारे शरीर को अच्छे तरीके से सिस्टम चलने के लिए कच्ची चीजों की, अनप्रोसेस्ड चीजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा उल्टा होता है, हम प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मैदा प्रोसेस्ड है, गेहूँ अनप्रोसेस्ड है, लेकिन मैदा प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, गन्ना अनप्रोसेस्ड है, शक्कर, गुड़ हाईली प्रोसेस्ड है, ठीक। तो हम जितना अनाज को, जितना भोजन को प्रोसेस करेंगे उतना ज़्यादा वो हानिकारक प्रोसेस होता है। फिल्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल फर्क है, जितना हम ज़्यादा प्रोसेस करेंगे उतना हानिकारक होते जाए। तो ये अनप्रोसेस्ड चीज़ें खाना बहुत जरूरी है। सारे विटामिन मिनरल्स इसमें से मिलते हैं, डाइटरी फाइबर्स इसमें से मिलते हैं। अगर ये चीज़ आप स्किप कर देते हो तो आपका सिस्टम बिगड़ना ही बिगड़ना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सेकंड नंबर पे, सब्जियां, सैलेड, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो वही चीज़ मैं कह रहा था कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब मैदा, शक्कर, ब्रेड, बिस्किट,
ठीक है, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जितना कम प्रोसेस खाएंगे उतना अच्छा। यहाँ पे जो भी चित्र में दिख रहे हैं वो सब प्रोसेस एक्सेट्रा, ये प्रोसेस, इनको अवॉइड करें। खाना है तो दरदरा पिसा हुआ अनाज, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो गेहूं को छोड़ दो, मिलेट्स खाओ, देसी चीज़ें जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इन चीज़ों को दरदरा पीसो, उसकी भाकरी बना के खाओ, क्वांटिटी कम करो। तो कम प्रोसेस्ड खाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है ऐसी चीज़ें खाएंगे, बहुत बढ़िया है हमारा। और उसके अलावा फ्रूट्स, दिन में एक फ्रूट तो भी हमारा खाने में आना चाहिए। कौन सा फ्रूट खाने में आना चाहिए? कहीं तो भी दूसरे देश से लाया हुआ कीवी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर से लाया हुआ एप्पल, कोई जरूरत नहीं है। आपके जमीन में जो उगता है वो फल खाओ, लेकिन रोज का एक फल एप्पल के साइज का, फिर वो आप पपीता खा लो, आप 17 मौसमी खा लो, आप अनार खा लो, जो भी मिलता है, ठीक है। एज फार एज आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी वेजिटेबल हो, एक फल तो भी आपके खाने में जाना चाहिए। ये सारी चीजें अगर है तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेगी। इस पैटर्न में होना चाहिए आपका। होता क्या है, दौड़ भाग के इसमें हम हमारे काम को, हमारा जो भी प्रोफेशन है, हमारी नौकरी होगी, हमारा बिजनेस होगा, या फिर हमारा काम है कि मैंने मेरे परिवार को संभालना है, इस सब काम में हम हमारी जो है हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं होती, हमारे काम को प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सुबह उठ के जाना है काम के ऊपर, नाश्ता रह जाएगा, हम कुछ तो भी खा लेंगे काम में, होता है ऐसा। सुबह उठ के बच्चे का डब्बा पैक करने का है, वॉकिंग वगैरह वो देखते रहते हैं, वो बच्चे को स्कूल में भेजना इंपॉर्टेंट है, वो पहले करेंगे। सब लोगों का खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब 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 इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को छोड़ के। करेक्ट है। और ये करते करते बाकी हमारा तो बहुत बढ़िया चलता है, व्यापार, कारोबार, परिवार संभाल रहे हैं, हमको सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, वाह क्या मस्त है, सब घर का काम संभाल लेते हैं वगैरह, सब बोल रहे हैं। लेकिन हेल्थ, जब तक कि आपकी उम्र ठीक है, 25-30 तक की चलती है, और जैसे ही आप 30 क्रॉस कर जाते हो, ये जाती है गड्ढे में। ठीक। और जब आप 40, 45, 50 तक के जाते हो, तब आपने बहुत कुछ अच्छा अच्छा कमाया होता है, लेकिन चने होते हैं, दांत नहीं। बैलेंस जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने जिम्मेदारियों के ऊपर ध्यान मत दो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी के ऊपर ध्यान नहीं दो। शरीर के ऊपर ध्यान छोड़ के, मतलब शरीर को इग्नोर करके बाकी सारी चीजों पर ध्यान देना गलत है। हमारे आयुर्वेद में कहावत है, उसमें क्या कहते हैं कि सर्वम अन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, मतलब बाकी सारी अन्य चीजें जो है उनको छोड़ो, पहले अपने शरीर का पालन पोषण करो। क्यों? शरीरस्य प्रनष्टस्य सर्वम अन्यम विनश्यति। अगर आपका शरीर ही बर्बाद हो गया तो बाकी सारी चीजों को खा लेते हैं। ठीक, लेकिन ये चीज रियलाइज होते होते बहुत सारे लोगों का समय हाथ से निकल चुका। हमें तब ये चीजें रियलाइज होती है जब बहुत देर होती है, जब मामला बिगड़ जाता है, तब पता चलता है कि ये हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये किसी ने स्कूल में पढ़ाया नहीं, हमको ये किसी ने कॉलेज में सिखाया नहीं, हमको ये हमारे पेरेंट्स ने करके दिखाया नहीं, हमको कैसे पता चले? लेकिन अभी किसी ना किसी बहाने से मान लीजिए आपको ये पता चल रहा है, तो आपका काम है कि आप इस प्रकार से इसे फॉलो करो और अपने फैमिली की आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाओ। ठीक है, जब हमारे बच्चे, हमारे कुछ कार्यक्रम होता है, जब बच्चों का बर्थडे है, हम बच्चों को क्या बोलते हैं? आयुष्मान बोलते हैं। बोलने से नहीं होगा, आपके बोलने से हो जाएंगे आयुष्मान, वो बोलने से आयुष्मान हो जाएंगे, 100 साल जी लेंगे? नहीं जिएंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो देख के आपके बच्चे सीख रहे हैं। आपके बोलने से कुछ नहीं सीखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, जो आप करोगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो अगर आपको चाहिए कि हमारे घर के बच्चे 100 साल जिए, हेल्दी जिए, तो आपको हेल्दी जी के दिखाना पड़ेगा। जिम्मेदारी है,
नहीं भाग सकते, कुछ भी कारण दे दो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको हेल्दी होके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकोगे बच्चों को कि आयुष्मान हो, तब तक क्या आपका हक नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जिम्मेदारी है। सुबह उठ के क्या करते हो, आप काम धाम करते हो, सब ठीक करते हो, लेकिन हेल्दी रह के दिखाना ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो देखिए, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपके जो मम्मी पापा लोग हैं उनको 60 70 50 साल की उम्र में कुछ डायबिटीज बीपी कुछ कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी जो जनरेशन चल रही है उनको 40 45 की उम्र में डायबिटीज बीपी हो जाता है। और मैं हिंदीवाड़ी में पुणे में रहता हूँ, IT पार्क एरिया है, 1.5 लाख बच्चे काम करते हैं वहाँ पे। 25 साल के बच्चों को डायबिटीज बीपी हार्ट डिसीज ब्लॉकेजेस लेके मेरे पास नहीं। इतनी साल की उम्र में 25, सोचिए जिस बच्चे को 25 साल की उम्र में 3 ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं हार्ट में, क्या कर लेगा जिंदगी में, और उनके आने वाले बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस चीज है और इसको ऐसे बोल के नहीं सिखाया जा सकता। आप बच्चों को बोल के टोक के बता के नहीं कर सकते, उनको करके दिखाना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई इसको ऐसे करते हैं, तब जाके उनका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस हो रही है और ये ऑप्शन नहीं है अपने पास, ये आपके पास हेल्दी रहना आपकी जरूरत है। ठीक, गैप जो हमने अब तक की कही, हमारे पास लाइफस्टाइल, हमारे जो अनाज है उसमें पोषण का अभाव, हम जो जिस पैटर्न में खाते हैं वो पैटर्न गलत होना, ये सारी अपनी न्यूट्रिशनल गैप्स है। अगर आप इन गैप को 100% नहीं भर सकते हो अपने लेवल पे, नहीं उतना समय निकाल पाते हो, तो कम से कम आप उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे दिए, कम से कम वो न्यूट्रिशन का गैप भर के तो भी निकालिए। साइड बाय साइड ये भी कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना अच्छी क्वालिटी का, अच्छे प्रोपोर्शन का खाएं, लेकिन उतना भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो हम कम से कम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो खा सकते हैं, ताकि जो कमी छूट गई है वो हमारी ठीक हो जाए। ठीक है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ये एक दिन खाने की चीज नहीं है। मैंने आज 100 किलोमीटर गाड़ी घुमाई है, मुझे पेट्रोल डालना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार पेट्रोल डाल के मैं बिना पेट्रोल का रोज गाड़ी घुमा सकता हूँ? नहीं घुमा सकता। तो डेली सप्लीमेंट होते हैं, डेली न्यूट्रिशन वो चीजें हैं जो आप रोज के रोज खर्च करते हो। पानी रोज पीते हो, खर्च हो जाता है पानी, फिर से पीना पड़ता है। न्यूट्रिशन का वैसा ही है, कभी कभार खा लिया, 1 महीना खाया था फिर छोड़ दिया, नहीं चलेगा। अगर आपको रोज खर्चा करना है, रोज एनर्जी चाहिए, रोज हीलिंग चाहिए, तो आपको रोज सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे आप रोज पानी पीते हो वैसे रोज आपको प्रोटीन की भी जरूरत है, आप किसी भी सोर्स से खाओ, सफिशिएंट खाओ। ठीक है, जो लोग समर्थ है कि भाई मैं तो बिना सप्लीमेंट के भी कर लूंगा, बढ़िया है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे से थोड़ी ज्यादा चूक रह जाती है, चुपचाप अपना जो तरीका है उसको एडॉप्ट करो कि भाई हमें रोज के रोज सप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, नुकसान होने के बाद उसके भरने का समय नहीं बचेगा आपके पास, तो ये सारी सप्लीमेंटेशन उसके माध्यम से कर सकते हैं। आपको नेक्सामोल के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि हम हर किसी कैटेगरी के हिसाब से डिजाइन किया हुआ न्यूट्रिशन। क्यों कैटेगरी के हिसाब से? क्योंकि हर किसी को दाल रोटी खिला के उसका न्यूट्रिशन नहीं कर सकता। बच्चों की जरूरतें अलग हैं, महिलाओं की अलग है, बुजुर्गों की अलग है, मेहनत करने वाले पुरुषों की अलग है, टेबल कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर काम करने वालों की अलग है। उसके हिसाब से जो जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसके हिसाब से कस्टमाइज इस प्रकार का न्यूट्रिशन हमें खाना पड़ता है। वही हमने सारी कैटेगरीज जो है इस प्रकार से डिजाइन की है। तो कौन डिजाइन करता है? ये एक डेडिकेटेड टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो क्या काम करती है कि किस प्रकार की नीड है, क्या खिलाएंगे तो वो नीड मैक्सिमम लोगों की ठीक हो जाए, उस कैटेगरी की नीड जो है फुलफिल हो जाएगी। उसके लिए सही इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करना, कौन सा प्रोटीन डालेंगे, हमारे इंडिया में कौन सा प्रोटीन हमारे लोगों को हजम होगा। हर चीज फॉरेन से उठा के लाई होगी हमारे यहाँ पे सूट नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे लोगों की क्या जरूरत है, उस हिसाब से कौन सा सोर्स का प्रोटीन है, किस क्वालिटी का प्रोटीन हमको लेना है वो देखेंगे। वो सही तरीके से बाकी की चीजें उसमें डालेंगे, विटामिन डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट्स डालते हैं, ये सारी चीज़ें सही मात्रा में उसमें मिलाई जाती है। उसके बाद में इसका लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने बना दिया तो खत्म, उसका लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है कि किसी को इससे नुकसान तो नहीं होगा, किसी को एलर्जी होती है, किसी को कुछ होता है, तो ये भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब डॉक्टरों की एक थर्ड पार्टी टीम को हम अपना प्रोडक्ट देते हैं, वो लोग एक्चुअल इंसानों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर इसको खिला के देखते हैं 3 महीने, सारे के सारे ब्लड टेस्ट 3 महीना तक के कंटिन्यूस होते हैं, और ये चेक किया जाता है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस प्रोडक्ट का मिलना हमें चाहिए वो सच में प्रैक्टिकली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब ये पता चल जाता है कि हाँ जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा मिल रहा है, तब जाके हम आपको बताते हैं कि हाँ इसको खिलाओ, इससे ये रिजल्ट मिलने वाला है। और ये जो थर्ड पार्टी क्लिनिकल लेबोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो भी इतना आसान नहीं है। उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इथिक्स कमेटी अप्रूवल लेना पड़ता है। 7 लोगों की टीम होती है मेडिकल कॉलेज में, उसमें से 5 डॉक्टर होते हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट होता है और 2 लीगल वाले लोग होते हैं। वो लोग अप्रूव करते हैं कि हाँ ये टेस्ट होना चाहिए या नहीं, ये प्रोडक्ट टेस्ट करने के लायक है या नहीं, वो लोग पहले अप्रूव करते हैं। उसके बाद में इस प्रोडक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में रजिस्ट्री होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। दुनिया का कोई भी इंसान रजिस्ट्री में जाके क्या प्रोडक्ट है, क्यों है, क्या ट्रायल किया गया, कैसा चला, किसने किसने सिग्नेचर किया, सारा लेखा जोखा वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, उस प्रकार से क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTRI में रजिस्ट्रेशन उसका होता है। उसके बाद एक क्लिनिकल ट्रायल होता है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होते हैं, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस होने के बाद में रिपोर्ट निकलती है और हम इसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं क्लिनिकली वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया मैंने कुछ भी खिचड़ी बना के परोस दी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बाहर में प्रोडक्ट्स में बहुत जगह पे होता है। ठीक है, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो क्वालिटी जो है, जो भरोसा है कि जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वेरीफाई करने के लिए हम इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस हर एक प्रोडक्ट के लिए करते हैं। क्या क्या खास चीज है हमको इसमें कॉमन अगर कहना जाए तो ग्लूटेन फ्री, जो मैंने कहा था कि अपने यहाँ पे गेहूं में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं आ गया जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए 1950 के बाद में। ग्लूटेन नाम का तत्व होता है जो गेहूं में होता है, और ग्लूटेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। मैं सब लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना हो सके गेहूं को अवॉइड कीजिए, मिलेट्स खाइए। मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये मिलेट्स है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता, उसकी भाकरी खाइए, उसकी रोटी बनाइए। गेहूं जितना हो सके अवॉइड कीजिए। गेहूं से बनने वाली चीज़ें, मैदा, रवा, उनसे बनने वाला ये भी अवॉइड कीजिए। तो ये ग्लूटेन जो है, ग्लूटेन इसमें नहीं है। फिर नॉन GMO, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा था, अलग अलग फसलें, अनाज जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, मुर्गी, मांस, अंडा, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, आपको पता भी नहीं चलता। पैदावार बढ़ाने के लिए ये सब गोलक धंधा चलते रहते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं सारे के सारे नॉन GMO का सर्टिफिकेशन होता है, बड़े हाई लेवल का। इंडिया में तो करता भी नहीं है कोई, ये देश बाहर से हो गया था। ठीक है, तो नॉन GMO जेनेटिक टेस्टिंग होती है और ये पता किया जाता है कि जो भी अनाज वगैरह यूज किया है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज यूज किया गया है या नहीं। नॉन GMO कोई शुगर ऐड करके नहीं है इसमें, सिर्फ जो किड्स प्रोटीन है उसमें शुगर है क्योंकि छोटे बच्चों को चल जाती है। बाकी किसी भी प्रोटीन में, किसी भी नेचुरल मोड में शुगर एडेड नहीं होती है। आपको पता है शुगर के अलग अलग इश्यूज कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, और सारे के सारे इंग्रेडिएंट वेजिटेरियन हैं। कुछ ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो वेजिटेबल सोर्स में नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल DHA एनिमल सोर्स होता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस प्रोडक्ट में वेजिटेरियन सोर्स से मिलने वाले, समुद्र में से जो शैवाल होता है, अलगी होते हैं, उस वनस्पति से निकाले हुए वो विटामिन एंड मिनरल्स इसमें यूज किए गए हैं, ताकि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो उन विटामिन से वंचित नहीं रहते, उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इसमें किया जाता है। हमारे यहाँ की जो डाइजेस्टिव
कैपेसिटीज हैं, ठीक है। फॉरेन के लोगों के तरीके अलग होते हैं, इंडिया के लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। इस हिसाब से 5 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का सही तरीके से ब्लेंड बनाया गया है। दूध एंड वेजिटेबल, इनसे मिलने वाले प्रोटीन का ब्लेंड बनाया जाता है ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट करे, ठीक। और ये प्रोडक्ट के बारे में आई गेस आपको पता होगा ही, आपने ऑलरेडी बेसिक इसका नॉलेज आपको होगा, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं इसको स्किप करता हूँ। बस ये बताना चाहूँगा कि इनमें जो जो जरूरतें अलग अलग है उस हिसाब से प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, वनस्पतियाँ, DHA, ये सारी चीज़ें जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको डाला गया है, सो दैट हर किसी की ज़रूरतें जो है वो सही तरीके से पूरी हो सके। एक बात मैं जो कह रहा था, फंक्शनल न्यूट्रिशन, जब हम डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, लीवर के प्रॉब्लम की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि इसमें जो शरीर का नुकसान हुआ है उसको हील करने के लिए, भर के निकालने के लिए कुछ खास तरह की वनस्पतियों की, खास तरह के फंक्शनल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हमारे टैबलेट्स एंड कैप्सूल है वो फंक्शनल न्यूट्रिशन है। ये एक बात समझ लीजिए, फंक्शनल न्यूट्रिशन वो चीज़ है खास फंक्शन के लिए तैयार की गई आर्मी, जनरल नहीं है, ये खास काम के लिए बनाई गई है। जो भी जंगल में उगने वाली वनस्पतियाँ है, ठीक है, कोई उसको जाके पानी देके आता है जंगल में वनस्पति को, उसको कोई फर्टिलाइजर देके आता है, उसको कोई पेस्टिसाइड देता है, उसको चरने वाले जानवरों से कोई बचाने को जाता है, फिर भी वो वहां पर पनप जाता है। होता है ऑन द कॉन्ट्ररी, जो खेती में जो अनाज उगता है उसको इतना संभालना पड़ता है कि भाई कीड़ा नहीं लग जाए, जाके पानी डालो जी, ये करो वो करो, संभालना पड़ता है। जंगल की वनस्पतियों को संभालना नहीं पड़ता। क्यों? उसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो वनस्पति खुद के अंदर ऐसी इम्यूनिटी पैदा करती है कि वो सूखे में भी पनप जाए, कड़ी धूप में भी पनप जाए। कोई कीड़ा लगता है, उस कीड़े को वहीं पे खत्म कर देता, जानवर चरने जाता है उसको दूर भगाए। इस प्रकार की कैपेसिटीज अलग अलग वनस्पतियां जंगल में रहने वाली अपने अंदर पैदा करती हैं। तो सिलेक्टिव वनस्पतियों का अंदर ये जो कैपेसिटी है उनको हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कैपेसिटी वाला तत्व और उसको बनाते हैं टैबलेट और कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल में बनाने का क्या पर्पज है? अगर आप डायरेक्ट वो वनस्पति खाने को चाहोगे, जड़ी बूटी खाने को चाहोगे, आपको 4 चम्मच खानी पड़ेगी, कड़वी भी लगेगी, खा नहीं पाओगे। इसके लिए उसका डोज कम हो जाए, खाने में आसानी हो जाए, इसलिए उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के उससे बनाई जाती है टैबलेट्स एंड कैप्सूल, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन की हेल्प। तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग वनस्पतियाँ होती हैं, अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको यूज किया जाता है और ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे लीवर फंक्शन हो गया, ठीक है, जॉइंट्स की हेल्थ हो गई, मेंस वेलनेस हो गया, विमेन वेलनेस हो गया, ये अलग अलग काम करने वाले ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ग्रुप ऑफ जड़ी बूटी, ग्रुप ऑफ हर्ब्स को सही मात्रा में मिला के उनसे ये फंक्शनल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या वनस्पति यूज की है, क्या जड़ी बूटी यूज की है, किस डोज में डाली गई है, किस कॉम्बिनेशन में बनाई गई है, इसके पीछे बहुत सारा दिमाग लगाया जाता है, बहुत सारा रिसर्च किया जाता है। इन वनस्पतियों को भी, इन फंक्शनल न्यूट्रिशन के टैबलेट कैप्सूल्स को भी, जैसे मैंने पहले कहा, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च के थ्रू जांचा परखा जाता है कि जो बताया गया क्लेम है वो इसमें मिल पा रहा है या नहीं। उसके बाद भी आपके हाथों में ये चीज़ें होती है और आप उसका भरोसा रख सकते हो कि हाँ ये काम करे। कुछ लोगों को ऐसा कुछ फीडबैक मिला होगा कि हाँ मैंने ये तो खाया लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ लोगों को ऐसा फीडबैक मिला होगा। किसको किसको मिला है फीडबैक कि हमने ये तो खाया है, फिर किसी को खिलाया और फर्क ही नहीं पड़ा? मिला है 3 लोगों ने, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जिससे आपके प्रोडक्ट 4 गुना ज्यादा पावर से काम करते हैं। जानना है? 4 गुना ज्यादा पावर से काम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपकी जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम सिर्फ गोली खिलाएंगे, अमृत भी खिला देंगे किसी को,
लेकिन जब तक कि हम लाइफस्टाइल नहीं सुधारते उस बंदे का कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसे कुछ छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ आपको, जो आप इसके कंज्यूमर को करने को बोलोगे या फिर आप खुद करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट का जितना अभी मिल रहा है उससे 4 गुना ज्यादा असर मिलेगा डेफिनेटली। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा आपके डाइट के बारे में। मैंने सब आपको बताया पिरामिड वगैरह की कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सामने वाले को कैसे बताना है वो बताओ। जितनी भी आपकी भूख हो, किसी की इतनी भूख होगी, किसी की इतनी भूख होगी, अलग अलग इंसान अलग अलग खाता है। अभी हम रेस्टोरेंट में गए थे, मैंने 2 रोटी खाई, हमारे सामने भाई साहब थे उन्होंने 5 रोटी खाई, वजन मेरा उन्होंने बढ़ा। तो हर किसी का एपेटाइट अलग अलग होता है, करेक्ट? तो जिसकी जितनी एपेटाइट है उसमें 50% अपने भूख खाना है सैलेड। सैलेड में कौन सी चीजें खानी है? गाजर, बीट, पत्ता गोभी, हरी सब्जियाँ। ये जो ठोस चीजें होती है जिसमें पानी कम है, वजन ज्यादा है, ठोस सॉलिड, उन चीजों को 80% उसमें होना चाहिए। और पानीदार चीजें जैसे कि ककड़ी, टोमेटो और बाकी नींबू वगैरह, ये 20% आप ले सकते हो। तो बेसिकली ध्यान में क्या रखना है, लगभग 50% आपकी जो भूख है वो फुलफिल होने चाहिए सैलेड से। एक मोटा मोटी कहूँ तो 200 ग्राम सैलेड आपका लंच में और डिनर में जाना चाहिए। सेकेंड, 50% भूख होगी सैलेड से, 25% आपकी भूख जानी चाहिए दाल से। एक बड़ा सूप बाउल भर के दाल सुबह शाम आपने ले ली, 75% भूख यहाँ पे होगी। अब बचा हुआ 25% बच गया लास्ट में, उसमें से 12.5% जो है वो आप वेजिटेबल सब्जी लीजिए। आलू छोड़ के कोई भी चलेगी, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, फली ले लो, कोई भी सब चलेगा। 12.5% जो है आपका एपेटाइट, आपका भूख जो जाना चाहिए वेजिटेबल से। और लास्ट का 12.5% जो है वो आप ले सकते हो भाकरी, रोटी चपाती या फिर चावल। यूजुअली हमारा एग्जैक्टली उल्टा, हम पहले रोटी चावल दबा देते हैं, फिर याद में आता है अरे वो सैलेड रह गया, फिर उसको ऊपर से पूछते हैं, बराबर है, और इसको खत्म कर। ऐसा नहीं करना। इसमें सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ। सीक्वेंस में नंबर 1 पे सैलेड खत्म करना है। सैलेड खत्म होने के बाद दाल पीनी है। पीनी क्यों है? क्योंकि चावल तो इतना सही है, दाल बचने वाली है तो पीनी ही पड़ेगी। ठीक, उसके बाद में सब्जी खानी है। सब्जी क्यों खानी है? क्योंकि चावल और रोटी कम है, सब्जी आपको एक प्लेट भर के खानी है, तो आपको चम्मच से खानी पड़ेगी। कम मसालेदार बनाइए ताकि चम्मच से खाई जाए। ठीक है, तो 3rd नंबर पे आप खाइए सब्जी, और 4th नंबर पे जो भी आपके पास चावल है या फिर चपाती है, दोनों एक दिन में मत डालिए, एक खाने में मत डालिए। जो भी चावल है या फिर भाकरी चपाती है उसको जिसके साथ चाहिए उसके साथ खाइए, भले दाल के साथ खाइए, भले सब्जी के साथ। अगर किसी दिन मुझे भूख कम है, ठीक है, तो मैं क्या स्किप करूंगा? अगर मुझे आज कम भूख है, किसी दिन मुझे नहीं भूख लगी, मैंने दोस्तों के साथ में बाहर कुछ तो भी खा लिया है, मुझे अभी रात को भूख नहीं है, ज़्यादा भूख नहीं है, तो फिर मैंने क्या खाना चाहिए? सीक्वेंस के हिसाब से शुरू कीजिए। आधी भूख है, सलाद खा के रुक जाइए। 75% भूख है, सलाद और दाल पी के रुक जाइए। ऐसा नहीं कि भूख कम है तो 2 रोटी खाता हूँ और बाकी सलाद रहने दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिए। सीक्वेंस में नंबर 1 पे सैलेड, नंबर 2 पे दाल, नंबर 3 पे सब्जी, नंबर 4 पे रोटी या फिर चावल। इस सीक्वेंस से करिए। आपका हर एक प्रोडक्ट, फिर वो डायबिटीज के लिए, फिर वो हार्ट डिसीज के लिए, फिर वो कोलेस्ट्रॉल के लिए आप यूज़ कर रहे हो, थायराइड के लिए यूज़ कर रहे हो, वेट रिडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, बीपी के लिए यूज़ कर रहे हो, जितना आपने देखा होगा अब तक उससे 4 गुना ज़्यादा काम करें। एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, आधा घंटे का वॉकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, वॉकिंग जाते समय पे अकेले जाइए, सहेली को साथ में मत लेके। आपने सहेली को साथ में मत लेके जाइए, आप भी सहेली को साथ में मत लेके, क्योंकि आप अगर सहेली को साथ में लेके जाओगे तो आपका आधे से ज़्यादा एनर्जी बातें करने में जाएगी।
और आप अगर सहेली को साथ में लेके जाओगे तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी जवाब देने में जाएगी। इसलिए अकेले जाइए, ठीक है। आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलना है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है। हर किसी के मोबाइल में गूगल फिट ऐप होता है, गूगल होता है, उसमें आपको समय, डिस्टेंस सब पता चल जाता है। मॉनिटर कीजिए। अगर आपको आदत नहीं है, पहले पहले बार में 3 किलोमीटर करने को 30 के जगह पे 40 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन थोड़े से 2 कदम ज़्यादा फास्ट करिए, 40 का 35, 30 का 35, 35 का 32, कम करते करते 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर बिठाना है। जिनका अलग ही प्रॉब्लम होगा कि भाई हमसे चल के ही नहीं होता, जॉइंट पेन है, उसका नहीं बात कर रहा हूँ। सब लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इतनी 2 चीज़ें अगर आपके साथ में ऐड कर दी, जैसा मैंने बताया उस पैटर्न में खाना और आधे घंटे का एक्सरसाइज, हर एक प्रोडक्ट आपका अभी जितना काम कर रहा है उससे 4 गुना डेफिनेटली काम कर रहा है। और जो कंप्लेंट्स आपके क्लाइंट ने आपको बताई भी नहीं होगी कि मुझे ये भी होता है वो भी होता है, महीने भर के बाद वो आके बताएगा कि हाँ मेरी मेन कंप्लेंट तो ठीक हो ही गई, लेकिन साथ में मेरा ये 1 2 3 4 भी सुधर गया, अभी मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। पहले मैं 6 बजने तक की डाउन हो जाता था, अभी पूरा ऑफिस भी करके आ जाओ, बिजनेस भी करके आ जाओ, उसके बाद रात में घर में आने के बाद बच्चों के साथ में खेलने का और कहीं तो भी घुमाने को लेके जाने का स्टैमिना बचता है। ये जवाब आपको 100% मिलेगा। अगर किसी को कोई बीमारी है, डिजीज है, कुछ है, तो रेगुलरली उसका ब्लड चेकअप या फिर जो भी रिलेवेंट चेकअप है वो कराना मत भूलिए। हवा में इलाज किसी चीज़ का नहीं होता है, कितनी बीमारी है उस हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जरूरी है। और किसी की भी दवाइयाँ अपने मन से बंद नहीं करना है। चेकअप करने के बाद आपको पता चलेगा कि बीमारी की ताकत कितनी कम हुई है, उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन की डोज कम करके देंगे, दवाइयाँ बंद हो सकती है, तरीका ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे डेफिनेटली आपका जो है प्रोडक्ट काम करने वाला है। इसके अलावा टीज है हमारे पास, मेडिकेटेड हर्बल टीज। आपने से कितने कितने पिया है? काफी सारे लोगों ने पिया है। तो मेडिकेटेड हर्बल टी जो है दिखने में टी है, हर्बल ग्रीन टी, लेकिन हर एक टी के पाउच में एक कैप्सूल के इक्विवेलेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट, जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट है, जो उस पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन को हेल्प करने के लिए फंक्शनल न्यूट्रिशन के तरीके से डाला गया है। जैसे कि फेनोलिक टर्मरिक टी है, उसमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरत थोड़ा ले रहे हैं। सिनेमन वाली टी है, उसमें ब्लड प्रेशर के लिए डाले हुए हैं। उसके बाद एनर्जी वाली टी है, उसमें अल्पिनिया कुक्कुटेन वाली टी है, वो तत्व डाले गए हैं। स्ट्रेस वाली टी है, उसमें ब्राह्मी मंडूकपर्णी जैसी चीज़ें डाली गई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं नॉर्मल ग्रीन टी में होती ही नहीं। आप उसको दोनों तरीके से देख सकते हो। जिसको लगता है कि मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, यंग जनरेशन के लोग होते हैं, वो बोलते हैं मैं ससुराल में जाऊँगा, मुझे गोली खाते हुए देख लेंगे, पूछेंगे क्या बीमारी है। दोस्तों के सामने टैबलेट कैप्सूल खाऊंगा, बोलेंगे कि क्या बीमारी है। नहीं खाना पसंद करते बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग, टैबलेट कैप्सूल खाना नहीं पसंद करते। टी परफेक्ट ऑप्शन है उनके लिए। दवा की दवा भी जाएगी, नॉर्मल टी से होने वाले नुकसान भी बचेंगे, और आपके पेट में दवा का सही डोज भी जाएगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। टेस्ट बढ़िया है कि नहीं है? रेगुलर ग्रीन टी मैंने पी थी ऑफिस के पहले दिन, मैं चाय कॉफी नहीं पीता यूजुअली, ग्रीन टी भी नहीं पीता। मैं कुछ तो पीना चाहिए, गला भी दुख रहा था, कुछ तो भी गर्म पीना चाहिए करके मैं ग्रीन टी पिया, नहीं बना। फिर मैं जाके मैंने ये जो ग्रीन टी है वो बनाते समय ये ध्यान रखा कि इसमें शुगर डालने की भी जरूरत नहीं पड़े और टेस्ट भी अच्छा है। उस हिसाब से इस हर्बल ग्रीन टी में औषधियाँ भी हैं, कड़वी कड़वी औषध डाली हुई है, लेकिन आपको कड़वी नहीं लगती, आपको चाय मीठी लगती। उसमें ऐसी भी वनस्पतियाँ डली हुई है जो खुद ब खुद मीठी है, ज्येष्ठ मधु डला है, ज्येष्ठ मधु डला है, जो आपके चाय को नेचुरल मिठास देती है, कोई शुगर डालने की जरूरत नहीं है, और गले को बढ़िया आराम देगी। हमारे शरीर के लिए वो कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी है और सब तरीके से फिट ऑप्शन है, और उसकी क्वालिटी इतनी हाई लेवल की है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, या फिर अगर आप प्रीमियम दूध में डालना चाहो तो ये बहुत हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट है। लेकिन क्योंकि हमने
फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया है, हमने बहुत कम कॉस्ट में निकाला है इसको, लेकिन उसका अगर आप वैल्यूएशन देखो, अगर उसकी परसीव वैल्यू देखो, ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है जो हमने बहुत कम कॉस्ट में बनाया हुआ है। इतने इसके गुण हैं कि मान लीजिए गलती से कोई बड़ी कंपनी टाटा वगैरह जैसे कि नजर इसके ऊपर पड़ जाए, हमसे पहले बेच पाएंगे, उसके पहले आप बेच, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ट्राई कीजिए। और दूसरा हमारे दो सिरप, कफ सिरप एंड एसिडिटी सिरप, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर औषधियाँ हैं, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दवा है। बाकी सारा हमारा न्यूट्रिशन है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, लेकिन वो दो सिरप जो है वो मेडिसिन है, ठीक है। हमें जब सर्दी खांसी होती है, हम कोई सर्दी खांसी के लिए गोली या फिर सिरप पी लेते हैं, वो सर्दी खांसी को दबा देते हैं। दबने की वजह से क्या होता है, जो 3-4 दिन में ठीक होने वाली सर्दी खांसी है वो 15 दिन तक नहीं चलती, क्योंकि वो ठीक नहीं होती, ठीक। आजकल कोरोना के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए सर्दी खांसी की केसेस। छोटा मोटा वायरल भी 2-4 दिनों में नहीं खत्म होता, 15 दिन लेके जाते हैं आपके। और आपको अगर एग्जाम है, आपको ट्रैवलिंग है, आपको ऑफिस में ध्यान देना है, उस जगह पे आप नॉर्मल कफ सिरप पी नहीं सकते, क्योंकि उससे नींद आती है, ठीक है। ये जो है अपना प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, हर्बल है, आयुर्वेदिक है, केमिकल इसमें नहीं है, इससे नींद नहीं आएगी। टेस्ट में मीठा है, लेकिन ये शुगर फ्री है, तो आप डायबिटीज वाले को भी ले सकते हो, 5 साल के ऊपर के बच्चों को भी ले सकते हो, बुजुर्गों को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये कफ सिरप जो है सर्दी, खांसी, एलर्जी, सोर थ्रोट, छोटा मोटा फ्लू, इन सब के ऊपर काम करेगा। इसका हमने ट्रायल भी ले लिया है। टॉन्सिलाइटिस करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने में बहुत सक्षम है। हमने साथ में इसका जो अपनी लंग डिटॉक्स ग्रीन टी है, तुलसी एंड लिकोरिस ग्रीन टी, उसका लंग कैंसर वाली सेल लाइन के ऊपर स्टडी किया, मतलब लेबोरेटरी में, इंसानों पे नहीं, सेल लाइन के ऊपर, कैंसर के सेल्स के ऊपर, पेशियों के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है। कैंसर की पेशियों को मारने में और हेल्दी पेशियों को बचाने में अच्छी एक्टिविटी इसकी मिली। लेकिन हम इसको ये नहीं बोल रहे कि आप कैंसर को रोकने के लिए लो, हम इतना बोल रहे हैं आपको लंग से रिलेटेड कोई इश्यूज है, स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, एलर्जीज है, तो आपने इसको रेगुलर लेना है, बहुत अच्छा। एसिडिटी का सिरप है क्लियर एसिडिटी। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको क्रॉनिक एसिडिटी, क्रॉनिक का क्या मतलब, जो बहुत दिनों से चल रही है। मुझे 4-6 महीने में एक आध बार एसिडिटी हो गई, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, एसिडिटी हो गई, दैट इज डिफरेंट, उसका कोई टेंशन भी नहीं है, हम दूसरे दिन ठीक भी हो जाओगे। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे हमेशा एसिडिटी रहती है, हर दूसरे चौथे दिन मुझे गोली खानी पड़ती है। गोली आप खाते हो, उस एसिडिटी को दबाते हो, वो जो दबी हुई एसिडिटी है और नहीं तो भी निकलेगी, किसी को माइग्रेन होगा, किसी को स्किन डिसीज होगी, किसी को और कोई प्रॉब्लम। अलग से ये जो एसिडिटी को दबाने वाली दवा है, उसके ऊपर नया रिसर्च आया है, किडनी खराब करती है। तो अगर आप बार बार एसिडिटी की दवा खा रहे हो तो एसिडिटी के साथ साथ में किडनी डिसीज भी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो एसिडिटी की दवा खा के एसिडिटी को दबाना ये सोल्यूशन नहीं है, उससे नुकसान ज़्यादा है। तो आपने एसिडिटी वाले लोगों को 2 चीज़ें बतानी है। सबसे पहला, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से डाइट करेक्ट करना है, और दूसरा क्लियर एसिडिटी सिरप जो है वो कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता कंटिन्यूस पिलाओ। क्रॉनिक एसिडिटी, पुराने एसिडिटी को जड़ से ठीक करने के लिए समय लगेगा, ये एक दिन में खाना खत्म हो गया ऐसा मामला नहीं है। तो लाइफस्टाइल सुधारो, साथ में ये प्रोडक्ट है, बढ़िया काम करेगा। फिर वो 10 साल पुरानी एसिडिटी हो या 5 साल पुरानी एसिडिटी ठीक होगी। सबसे आसान चीज़ है एसिडिटी ठीक करने के लिए, ठीक है, और हो जाती है, बराबर। फैमिली भाई की हो गई एसिडिटी ठीक हो गई, इनकी भी बहुत सालों से हो जाती है, ठीक है। सही तरीके से डाइट एंड एक्सरसाइज के मॉडिफिकेशन के साथ में आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, 101% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको क्लोज करते हैं, जो चीज़ें हमने कही एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर आपको अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डाइट हम खाते हैं रेगुलर डेली न्यूट्रिशन, उसमें हमारी कमियाँ रह जाएंगी। आप कितना भी प्रयास करो
वो कमियां रह जाती है, आपकी खुद की भी रह जाती है, आपके फैमिली के मेंबर्स की, बच्चों की, बूढ़ों की रह जाती है। क्यों? हमारे आदतें की उस प्रकार की बनी हुई है कि वो कमियां रह जाती है। आपको सही तरीके से उस कमियों को ठीक करना जरूरी है, नहीं तो लंबे समय तक के बड़े बुरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यंग एज में पता नहीं चलते, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तब ज़्यादा पता चलते हैं। छोटे बच्चों की अगर ग्रोइंग एज में अगर ये कॉम्प्लिकेशन, ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन की कमी रह गई तो उसका खामियाजा पूरे लाइफ तक के वो भोगते रहेंगे। ठीक है, और आपको अगर ये चाहिए कि आपके बच्चों की लाइफ, उनका फ्यूचर, उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो आपको न्यूट्रिशन की आदतें, एक्सरसाइज की आदतें, सही लाइफस्टाइल की आदतें उनको करके दिखानी है। आपका भी फायदा होगा और आप बड़ा अच्छा गिफ्ट लाइफ टाइम के लिए अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे हाथ में गिफ्ट पैक करके दे जाओ, जो कितना भी पैसा डाल के आप अदरवाइज नहीं खरीद सकते। वो गिफ्ट आप खुद के लिए और उसके फैमिली के लिए थोड़ी सी मेहनत करके दे सकते हो, देना आपका कर्तव्य हो। उसको कीजिए। जिस किसी को कोई डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गई, ओबेसिटी हो गई, हार्ट डिसीज हो गई, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर के बारे में कहना चाहूँगा 40% अडल्ट पॉपुलेशन को फैटी लीवर डिसीज हुआ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। ठीक है, दुखता नहीं है स्टार्टिंग में, सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। 40% अडल्ट पॉपुलेशन को फैटी लीवर डिसीज होता है। उसका ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आता, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे कुछ नहीं आता, जॉन्डिस वॉन्डिस नहीं आता, लेकिन लीवर का काम करना चाहिए, खाना पचाना, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें लीवर की धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फैटी लीवर भी बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। इसके पीछे भी वही लाइफस्टाइल, हाइपोथायराइडिज्म, ये भी लाइफस्टाइल। तो ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये डेली न्यूट्रिशन में करेक्शन करने के साथ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को रिस्क फैक्टर्स है, तो उनको प्रिवेंशन के लिए ये फंक्शनल न्यूट्रिशन एंड डेली न्यूट्रिशन रेकमेंडेड है। ऐसी बात नहीं है कि जो बीमार पड़ गया वही खाएगा। जिनको रिस्क फैक्टर से ऐसे ज़्यादा लोग हैं, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी है, 25 करोड़ लोग डायबिटीज होने के कगार के ऊपर खड़े हैं, बॉर्डर लाइन पे है, प्री डायबिटीज। तो वो 25 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने से बचाना आप बचा सकते हो। आपके हाथ में कैपेसिटी है, आपके हाथ में टूल है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप इन 25 करोड़ को रोक सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इनसे होने वाली डेथ ये 100% प्रिवेंटेबल है। सोचिए, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, इससे अगर आपने अपने लाइफ टाइम में एक बंदे की भी जान बचाई, कितना संतोष मिलेगा? मिलेगा कुछ भी, बाकी सारी चीजें एक जगह पे, और किसी की जान बचा लिया, भले उसको पता होगा कि मुझे नहीं पता है मुझे कल हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आने वाला था या आने के बाद पता चलता है, लेकिन हम पहले से जान सकते हैं। किसी को अगर रिस्क फैक्टर्स है, किसी को मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, तो हम पहले से जान सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ सकता है। करेक्ट है? तो ऐसे लोगों को अगर हमने सही रास्ते पे ला दिया, सही उसका मार्गदर्शन कर दिया, उसके जिंदगी के 20-30 साल बच गए, उसके फैमिली का दुख बच गया, क्या चाहिए? आप जो कर रहे हो कीजिए, लेकिन एज अ पैशन, सामने वाले के जिंदगी के कुछ साल, सामने वाले फैमिली की कुछ तो भी एक उसके फैमिली की इम्पोर्टेंट जान आपने बचा है, इसका संतोष जरूर करिए। ठीक है, और इसके लिए पीछे नहीं हटना है। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, आप किसी को हेल्थ देने जा रहे हैं, आप किसी को जिंदगी के कुछ खुशहाल साल देने जा रहे हैं, आप किसी के फैमिली को एक जान जो जाने वाले थी उसको बचाने का सपोर्ट देने जा रहे हैं। पीछे कदम मत लीजिए, आप देने जा रहे हो, आपके पास है, नॉलेज है, तरीका है, टूल है, देखिए आइए, बाकी के सामने वाले का किस्म। ठीक है, तो ये फंक्शनल न्यूट्रिशन, डेली न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से हमारे पास है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है, डेफिनेट काम करेगा। अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन को अप्लाई कीजिए, 101% रिजल्ट मिलेगा, क्लिनिकली टेस्टेड है, परफेक्टली वेरीफाइड है, और ये 100% काम करता है।
बहुत अच्छे क्वालिटी की दवाएं हमने बनाई है, अच्छे क्वालिटी के न्यूट्रिशन फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू। अभी आप अपने सवाल कुछ हो प्लीज पूछ सकते हैं। जी सर। सर जिसको शुगर है, जिसको शुगर है उसको ज़्यादा खाने के लिए मन करता है और खाना 4-5 बार खाना। 60 साल की उम्र है, उसको ज़्यादा भूख लग रही है, तो सही है कि गलत है? ज़्यादा भूख लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लेकिन रात को 12 बजे के बाद भी खाना जरूरी है। सही बात है। डायबिटीज के पेशेंट को ज़्यादा भूख भी लगती है, ज़्यादा प्यास भी लगती है, क्योंकि वो जो भी खाना खाता है उससे जो शुगर बनती है वो उसके मसल्स को नहीं मिलती, वो खून में घूमती रहती है। इसलिए जब हम खून टेस्ट करते हैं तो क्या पता चलता है? शुगर बढ़ी हुई है। वो खून में बढ़ने के लिए बनी ही नहीं थी, वो इस्तेमाल करने के लिए बनी थी, ब्रेन में इस्तेमाल होने के लिए बनी थी, मसल्स में इस्तेमाल होने के लिए बनी थी, आपके शरीर को ईंधन के रूप में, पेट्रोल के रूप में जलने के लिए बनी हुई थी। लेकिन बीमारी ही ऐसी है कि वो शुगर को इस्तेमाल करने नहीं देती, ब्लड में बढ़ती है। तो वो इंसान 4 बार भी खाएगा लेकिन सुकड़ा ही रहेगा। वो इंसान खाएगा लेकिन उसको भूख लगेगी, क्योंकि ब्रेन को नहीं मिल रहा है शुगर। ब्रेन अभी भी भूखा है, मसल्स अभी भी भूखे। जब आप भूखे रहते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हो। डायबिटीज का इंसान इसीलिए चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती। उसको जो शुगर ब्रेन को मिलनी चाहिए थी, मसल्स को मिलनी चाहिए थी, हार्ट को मिलनी चाहिए थी, उसको नहीं मिलती। इसका इलाज ये है, डायबिटीज का जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से उसको खाना खिलाओ, ठीक है। और उससे ये जो शुगर पचाने का क्षमता उस इंसान की खत्म हो गई है, वो क्षमता धीरे धीरे काम करने लगी। जो भी उसने खाना खाया है वो ब्रेन में, मसल्स में जाना शुरू हो जाएगा, तो उसकी खून की शुगर कम हो जाएगी और भूख लगने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा, कमजोरी भी कम हो जाएगी। ये तरीका है। बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने के वजह से, मतलब शुगर का पचाने का कैपेसिटी खराब होने की वजह से ये होता है, ये ठीक हो जाएगा। ये आपका हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से करोगे, हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और कुछ दूसरा सवाल है, फैटी लिवर है जिसको, उसका क्या इलाज करना चाहिए? फैटी लिवर के लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद में कुछ वनस्पतियाँ हैं जो लीवर के लिए अच्छी होती है, उसको हम न्यूट्री लीवर के माध्यम से पेशेंट को दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट इलाज उसका ये है, जहाँ पे हमारा लीवर होता है तो पेट के ऊपर जिसको चर्बी है उस चर्बी को जलाएंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। गुलाब जामुन है, तल लिया आपने, उसके बाद आप चाशनी में डालते हो, वो सारी चाशनी सोख गई, तो यहाँ पे जो लीवर नाम का गुलाब जामुन है वो तैर रहा है चर्बी में, वो चर्बी को सोख लेता है, उसको हम कहते हैं फैटी लिवर। आजू बाजू से चर्बी हटा लो, लीवर के अंदर से भी चर्बी हट जाए, ये उसका इलाज है। तो मॉर्निंग वॉक करना है, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से सैलेड खाना है और न्यूट्री लीवर खाना है। फैटी लीवर कम होता है। ग्रेड 3 का फैटी लीवर आप मेहनत करके 3 महीने में ग्रेड 1 तक के ला सकते हो, और ग्रेड 1 जो है वो तो 0 ही हो जाएगा आराम से। इलाज बड़ा आसान है। आसान इन द केस आधा घंटा चलना मतलब कोई काला पानी की सजा नहीं है, मुश्किल नहीं है, उतना तो कर ही सकते हो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एक दिन गए 4 दिन नहीं गए नहीं चलेगा, रोज जाओ, बीमारी छूमन कर 3 महीने के अंदर हो जाए। थैंक यू सर। सर किसी को कैंसर हो तो ये दवाई किससे करना? कैंसर ठीक करने वाली दवाई हमारे पास नहीं है, लेकिन कैंसर क्यों होता है इसका अगर हम देखने जाए तो जो केमिकल्स चीज़ें, जो चीज़ें नेचुरल नहीं है, ऐसी चीज़ें
बार बार जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तब उससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं उससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और पेट में अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, जनरल डाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म टाइप का जो डाइजेशन वो ठीक नहीं हो रहा है, उससे भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो कैंसर वाले पेशेंट ने क्या खाना चाहिए कि उसका कैंसर ठीक हो जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप जिस पैटर्न में मैंने आपको किस प्रकार से हमारा भोजन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए वो समझाया, वैसा अगर पैटर्न हम फॉलो करते हैं तो हमारी कैंसर होने की रिस्क कम हो जाती है। कैंसर के पेशेंट की ज़्यादा दिन तक के ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनने की उम्मीद उसकी हो जाती है। कैंसर ठीक होगा नहीं होगा उसका क्लेम करने लायक स्टडी जो है अब तक के हमारा नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते। डिस्ट्रेस कितने दिन तक के जीना चाहिए? देखिए, अगर अगेन मैंने आपको कहा कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, टेम्पररी हुआ है, मेरा काम चल रहा है, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो मुझे स्ट्रेस हो, आप जब तक के चल रहे हैं तब तक के हेल्थ के लिए खाओ, उसके बाद जब आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल हो जाएगा तब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, बंद कर देना चाहिए। लेकिन किसी को रोज ही स्ट्रेस है और कंट्रोल में नहीं आना है, उसका मतलब उसका स्ट्रेस मानसिक के साथ में शारीरिक भी, उसको स्ट्रेंथनिंग करो उसके बॉडी में, उसका पोषण ढंग से कराओ, एक्सरसाइज ढंग से कराओ, उसकी स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। तो उसको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए दवा की गोली की आवश्यकता नहीं रहती, या फिर महीने में 2-4 बार दिन खा ली, हफ्ते में 1 बार खाए, कम इसके ऊपर उसका काम हो जाए, इतना कॉमन है। ठीक है। 3 साल का बच्चा है तो उसको ब्रेक तो करना है, 1 साल हुआ है, पहले अच्छा था, अभी वो उसको एंटीबायोटिक पर खाता ना, 3 साल का बच्चा इसके हाथ ही में डालना है। बच्चे वाले केस 3 साल का बच्चा स्ट्रोक, एबनॉर्मल केसेस हाथ ही नहीं डालना। आपको मिलना है उनके डॉक्टर से, उनको बताओ हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उनके पेरेंट्स के साथ जाओ, इनमें से इन बच्चों के काम में कुछ आता होगा वो रेकमेंड करेंगे। ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा उसमें आप जाके कुछ लेके आओगे, आपको ना उस बच्चे की तबीयत समझ में आती है, ना उसकी दवा क्या चल रही है वो समझ में आती है। ठीक है, वो अगर डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करता है, हम उसकी तबीयत समझ के उसको कुछ बता देंगे, आप बता नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हाथ नहीं डालिए, एक्सेप्शनल केसेस में हाथ नहीं डालिए, डॉक्टर की सलाह से वो करेंगे। जी, शुगर के पेशेंट में कई बार ऐसे देखा है शुगर बढ़ जाता है, बता दो। जैसे मैंने बताया था, नेचुरामोर खाना खा लिया, नाश्ता खा लिया, ऊपर से नेचुरामोर ठूसा, किसी का भी बढ़ जाए। अगर शुगर के पेशेंट की शुगर कम करनी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करना है सैलेड और प्रोटीन। सुबह नाश्ते में जो भी आप पोहा, रवा, उपमा, इडली, डोसा, शक्कर वाली चाय, ये सारी चीज़ें खाते हो, उसको बंद कीजिए। उसके जगह पे स्प्राउट्स, अंडा, सोयाबीन की चंक्स, राजमा, ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें और नेचुरामोर दीजिए। उनका कार्बोहाइड्रेट जो है वो बंद कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वेट में भी, वजन में भी रिजल्ट मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में भी मिलेगा, शुगर में भी मिलेगा। नेचुरामोर खाने से शुगर क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप भले ही हेल्दी खा रहे हो लेकिन आप ज़्यादा खा रहे हो, आप एग्जिस्टिंग जो भी आपका खान पान है उसको तो नहीं चेंज किए हो, ऊपर से आपने प्रोटीन ऐड कर दिया, तो भले अच्छा ऐड किया है लेकिन पहले का जो उसका भरा पड़ा हुआ कचरा है उसको क्लीन नहीं किया। ठीक है, तो जिस पैटर्न में मैंने आपको भोजन का बताया उस पैटर्न में लंच और डिनर कनेक्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में ये सारी कार्ब वाली जो चीज़ें हैं, ब्रेड, बिस्किट, पाव, पोहा, रवा, उपमा, इन सारी चीज़ों को, मीठी चाय को, शक्कर को, गुड़ को, इन सबको बंद करवाइए, चावल को बंद कराइए और प्रोटीन वाली चीज़ें बढ़ाइए, सैलेड वाली चीज़ें, वेजिटेबल वाली चीज़ें बढ़ाइए। 101% शुगर में फर्क पड़ेगा। HbA1c नाम की टेस्ट होती है, शुगर के पेशेंट में करनी होती है। ठीक है,
HbA1c टेस्ट मैंने 3 महीने में एक बार करानी है, और ब्लड शुगर जो है कम से कम 2 हफ्ते में एक बार फास्टिंग और पोस्ट में ब्लड शुगर चेक करना है। रैंडम ब्लड शुगर चेक करने से कुछ नहीं पता चलता है डायबिटीज की डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। सही टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा पहले कितना था अभी कितना हो गया, और सही तरीके से डाइट मॉडिफाई करोगे पक्का काम करेगा ब्लड शुगर। नहीं हो सकती। टाइप 1 डायबिटीज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसकी बॉडी इंसुलिन बनाती ही नहीं है, तो उसको इंसुलिन देना ही पड़ता है। आप क्या कर सकते हो कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन हील हो जाए, उसका इंसुलिन का डोज कम से कम लगे। इंसुलिन के खुद के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो कम से कम इंसुलिन देना पड़ जाए, और इम्यूनिटी कम नहीं हो, हेल्थ अच्छी रहे, उसका लाइफ अच्छे से निकल जाए, उसके लिए हम लोग जो भी अभी जो प्रोग्राम बताया है वो उसके काम में है, इंसुलिन बंद करने के काम में नहीं आएगा। जो मिनिमम डोज है उसके बॉडी के हिसाब से उतना मिनिमम डोज देना ही पड़ेगा। कोई अगर एक्सेसिव डोज ले रहा है, उसका डोज एक्सेसिव से घटा के मिनिमम में लाने के लिए काम में आएगा, लेकिन जीरो नहीं कर सकता। सप्लीमेंट लेने से फैटीनेस बढ़ता है, ये गलत में अभी वो उनको यही बताया, फैटीनेस बढ़ा, आप पूरा ठूसोगे ऊपर से सप्लीमेंट भी ठूसोगे, किसी का भी बढ़ेगा, आपको करेक्ट करना, हाँ विथ करेक्शन कीजिए। आप अमृत भी दोगे ना तो भी मोटे बन के ही आएंगे, शुगर बढ़ा के ही आएंगे, उसमें अमृत की गलती नहीं है। जो गलत कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी बनती है, बेस है, केक के बेस में ही आपने गोबर भर दिया है, तो ऊपर कितना भी आइसिंग डालोगे तो अंदर गोबर ही निकलेगा। तो अंदर का जो बेसिक है, जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में जो खाना खाए उसको भी करेक्ट कीजिए, तो उसको हम कहेंगे चेरी ऑन द टॉप। बढ़िया, सब कुछ अंदर से भी बढ़िया। डायलिसिस है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ नहीं डालना, आपके इसकी चीज ही नहीं है, वो डॉक्टर करेंगे डायलिसिस, कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रोटीन खिलाना है डायलिसिस वाले पेशेंट को, आप नहीं खिलाएंगे, उनके डॉक्टर को पता है कितना ग्राम आप खिलाना है प्रोटीन, वो उनके रिकमेंडेशन देंगे। आप उनके डॉक्टर को जाके कह सकते हो कि हमारे दोस्त है, इनको डायलिसिस है, इनको कितना प्रोटीन खिलाना है, इसमें से बताओ, वो बताएंगे तब खिलाएंगे। लेकिन खिलाए तो उसके नुकसान नहीं होगा? होगा। जहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वहाँ पे देना है, कितना देना है, ये डॉक्टर का अधिकार है। आपको देना है प्रोडक्ट, डॉक्टर के थ्रू दीजिए। अगर गलत जगह पे गलत चीज किया तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। चॉकलेट एक साल की बच्ची को दे सकते हैं, चॉकलेट पाउडर दे सकते हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो भी 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरतें अलग होती हैं, ठीक है। वो खास करके दूध अलग प्रकार का न्यूट्रिशन उनको लगता है, ठीक है। तो हमने जो डिज़ाइन किया है, हमने सेफ रेंज दी है 2 साल के ऊपर। 2 साल के नीचे के बच्चों को जो फूड दिया जाता है उसको न्यूनेटल फूड की अलग कैटेगरी है। न्यूनेट्स मतलब या फिर बहुत छोटे बच्चे, 2 साल के छोटे बच्चे जो हैं उनकी फूड की कैटेगरी ही अलग है। तो हमने 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन खा लिया तो कोई नुकसान नहीं, इसके भरोसे नहीं बैठेंगे, वो बाकी का भी खाएंगे, साथ में ही जाता है नुकसान कुछ नहीं है। तो डिज़ाइन 2 साल के ऊपर के लिए। आई केयर है, 18 साल के ऊपर के लोग आई केयर ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी अगर छोटे बच्चों को चश्मा है तो छोटे बच्चों के लिए आई केयर अभी आएगा च्यूएबल फॉर्मेट में, मतलब चबाए जाने लायक, चूसने लायक टैबलेट के फॉर्मेट में आई केयर आएगा। क्योंकि मोबाइल देखने की, स्क्रीन टाइम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों के लिए आई केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी जो टैबलेट है वो इतनी बड़ी है कि छोटे बच्चों को देंगे तो निगलने में कुछ ऊँच नीच हो गई तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हमने च्यूएबल टैबलेट, चूसने लायक टैबलेट के फॉर्मेट में आई केयर डिज़ाइन किया है, लाइसेंस उसका अप्लाइड है, और बहुत ही जल्दी आपके पास च्यूएबल टैबलेट के फॉर्मेट में आई केयर आएगी।
छोटे बच्चों के लिए एक टैबलेट का डोज है, बड़े लोगों के लिए 2 टैबलेट का डोज है, ठीक है। तो उससे आपका प्रॉब्लम अभी जो है बड़ी है, निकलने में प्रॉब्लम जो है, इसलिए हम 18 साल के ऊपर के लिए बोले। सर हमारा जो प्रीमियम है वो जैसे ही लेना चालू करते हैं तो 1 हफ्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब जैसे कि जलन होना या फिर सही से डाइजेस्ट नहीं होता, लूज मोशन जैसा। एक्चुअली प्रीमियम जो है ये सब चीज़ें करेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो जैसा आप बता रहे हो, मुझे ये सस्पेक्ट है कि जो बंदा इसको खा रहा है वो कुछ तो भी गलत तरीके से खा रहा है। एक तो प्रीमियम गलत तरीके से खा रहा है, या फिर जो बाकी का डाइट है वो कुछ तो भी गलत तरीके से खा रहा है। प्रीमियम न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये बढ़ाता ही है, हमने ऑलरेडी इसका ट्रायल करके हो चुका है, किसी को भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। प्रीमियम न्यूट्रिशन 3 लोगों को नहीं देना है। एक, जिनको नमक खाने को मना किया गया है, ठीक है। नमक खाने को किसको मना किया जाता है? किडनी जिसका फेलियर हो, हार्ट जिसका फेलियर हो, असाइटिस जिसको हो, पेट के अंदर पानी जमा हो जाए। इन 3 डिजीज कंडीशन में फीमेल आपको उनको नहीं बोलना है। बाकी अदरवाइज बाकी सब लोगों को जो है फीमेल दिया जा सकता है खाना खाने से पहले। जैसे आप जलजीरा लेते हो खाना खाने के पहले, उस टाइप से फीमेल जो है आपने लेना है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में सुधार होगा। आप जिस केस की बात कर रहे हो उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने क्या गड़बड़ किया है वो हमको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका समाधान 100% निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम और कोई? जी सर। ग्रीन टी मिल्क के साथ ले सकते हैं? ग्रीन टी मिल्क के साथ देने के लिए नहीं बनाई गई है। ले सकते हैं क्या? ले लिया तो मेरी तरफ से कोई हर्ज नहीं है। आप चाहो तो कड़ी में डाल के भी ले लीजिए। कई सारे लोगों को पानी में टेस्ट नहीं आता, तो मिल्क में भी आ जाता है। मैंने कहा ना कि मिल्क में डालने के लिए ग्रीन टी बनी नहीं है। तो अगर आपको मिल्क में भी टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कड़ी में भी ले लीजिए। मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो है थायराइड जो है, हाइपोथायराइड खास करके, वो भी जीवन शैली में रहती है। लाइफस्टाइल इसलिए से फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने कहा 5% फीमेल को होता है। तो बॉडी के ऊपर सूजन आना, वजन बढ़ जाना, ड्राइनेस स्किन का, चिड़चिड़ापन, ठीक है, हेयर फॉल, ये सारे प्रॉब्लम जो है यूजुअली हाइपोथायराइड में समझ में आते हैं। ये कोई ज़्यादा पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, इसलिए लोग क्रीम लगाने की कोशिश करते हैं। ड्राइनेस हो रहा है तो मैं कुछ क्रीम लगा दूँ, हेयर फॉल हो रहा है तो मैं कुछ हेयर का प्रोडक्ट यूज़ करूँ, वजन बढ़ रहा है मैं डाइटिंग करूँ या फिर वॉकिंग भी करूँ। लेकिन हाइपोथायराइड अगर है तो ये प्रॉब्लम के ऊपर आपको रिजल्ट नहीं आएगा इन प्रोडक्ट से। आपको हाइपोथायराइड का इलाज करना पड़ेगा, तो ये बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाइपोथायराइड के लिए अभी अपने पास पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट नहीं है, जो कि आने के लिए प्लान है, समय थोड़े समय में आएगा, अभी समय लगेगा। लेकिन बाय द टाइम आपने ये करना है कि वेट मैनेजमेंट करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट के तरीके मैंने बता दिए आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके स्ट्रेस के पैटर्न के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ अगर आप कर लेते हो, वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आपको हाइपोथायराइड में एक्टिविटीज। तो आप उसमें न्यूट्रीलिवर यूज़ कर सकते हो, हमारा एक्स्ट्रामोर प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, नाश्ते में से कार्बोहाइड्रेट्स कम करके, डिस्ट्रेस यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ करने से आपको फ़ायदा होगा। हाइपोथायराइड में 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करने को बताते हैं। सबसे पहला है ग्लूटेन, जो कि गेहूँ में मिलता है। गेहूँ बंद कराइए, मिलेट्स यूज़ कीजिए, ज्वार बाजरा एक्सेट्रा यूज़ कीजिए। दूसरा चीज़ है लैक्टोज, जो दूध में होता है, दूध अवॉइड कीजिए। दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए। सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं दूध के, छाछ और घी। बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए।
वेट मैनेज कीजिए, स्ट्रेस मैनेज कीजिए, आपके प्रोडक्ट, आपका जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट। सर जॉइंट का प्रॉब्लम है क्या, तो क्या क्या है? जॉइंट का जो प्रॉब्लम है दो तरह का होता है। एक, जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जॉइंट, मेहनत करते हैं, उनके जॉइंट मेहनत करते तो घिस जाते हैं, वो एक। दूसरा, कुछ काम नाम नहीं है फिर भी जॉइंट खराब हो रहे हैं बैठे बैठे, उसको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से जॉइंट खराब हुआ है। आपने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा, देखा होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को स्कूल को ग्रांट आती है, सुना होगा आपने, ग्रांट आती है। मान लीजिए किसी ने ग्रांट यूटिलाइज नहीं किया, 10 लाख रुपए ग्रांट आया था, 5 लाख यूज किया, 5 लाख वापस चले गए ये रेट में, अगले साल उसको कितना ग्रांट मिलेगा? वो भी नहीं यूज किया, 2 ही लाख यूज किया, उसके अगले साल कितना ग्रांट आएगा? उसके बाद में हटा देंगे उसको, ग्रांट नहीं देंगे। कहने का मतलब है हाँ, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में 10 लाख रुपए ग्रांट आया था, 10 का 10 यूज करेगा सही तरीके से, बहुत बढ़िया, अगले साल कितना ग्रांट है? बढ़ के आएगा। आप इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो तो ग्रांट बढ़ के आएगा। तो भगवान ने जो हमारी बॉडी दी है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स दिए हैं, हड्डी दिया है, कैल्शियम दिया है, अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, जो ग्रांट मिली है उसको इस्तेमाल करोगे, तो साल दर साल ये ग्रांट, ये हेल्थ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो जो है उसको अगले साल ग्रांट नहीं होगा। तो जो लोग सेडेंटरी बैठे बैठे रहते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, उन लोगों के हड्डियों में से कैल्शियम की ग्रांट निकल जाती है, उनके मसल्स में से ताकत की ग्रांट निकल जाती है, उनके जॉइंट्स में से लुब्रिकेशन वाले फ्लूइड की ग्रांट निकल जाती है, उनके दिमाग में से बुद्धि की ग्रांट निकल जाती है। ठीक है, तो जो भी है आपके पास रिसोर्सेज, उसको इस्तेमाल कीजिए, व्यायाम कीजिए, तो जो भी खाना आप खा रहे हो वो खाना अच्छे से इस्तेमाल होगा। अगर मैंने कैल्शियम खाया, वो कैल्शियम मेरे हड्डी में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसाइड करता है क्या मैं मेरी हड्डियाँ यूज करता हूँ। अगर मैं व्यायाम करता हूँ, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, हाथ ऊपर नीचे करता हूँ, तो मेरे इस जॉइंट को कैल्शियम मिलेगा, नहीं तो कितना भी कैल्शियम खाओ वो नहीं जाएगा बाहर। ठीक है, आप में से कितने लोग दिन भर में से हाथ दोनों ऊपर करते हो गए साथ में? नहीं करते? तो जो लोग हाथ ऊपर नहीं करते हैं तो उनका हाथ ऊपर करने का फंक्शन ही नहीं काम करेगा कुछ दिनों के बाद। तो हाथों में कैल्शियम नहीं जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, पैरों से कम चल रहे, पैरों के ऊपर वजन छोटे आ रहा है, कुर्सी पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, आपकी गर्दन, आपकी बैक, इसके अंदर का कैल्शियम धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी जॉइंट के पेशेंट्स हैं, जॉइंट पेन है मतलब सिर्फ हड्डी का प्रॉब्लम नहीं होता है, जॉइंट में 7 अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, मसल्स होती है, लिगामेंट होता है, वसा होता है, कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, हड्डी होती है, ये सारे मिलके जॉइंट होते हैं। तो सिर्फ हड्डी के ऊपर काम करके कैल्शियम खा के नहीं चलता है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को हेल्दी बनाना होता है, जिसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज अकेला कर लो तो जॉइंट पेन में 30% रिडक्शन आ जाएगा। पहले 3 दिन दुखेगा, ठीक है, क्योंकि नया शुरू किया है आपने, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीके में एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, जॉइंट के जो आप बताते हो वो तो सही है, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा ऑयलिंग। जिसका डिजेनरेटिव जॉइंट पेन है, मतलब समय के साथ में हड्डियाँ और जॉइंट्स जो है कमजोर होती चलेगी, तो आप ऑयल अगर लगाते हो, कोई भी ऑयल चलेगा, नारियल का तेल चलेगा, तिल का तेल चलेगा, सरसों का तेल चलेगा, वॉटेवर, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड वॉटेवर, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपने जॉइंट्स को ऑयलिंग करते हो तो वो जल्दी ठीक होंगे, खराब नहीं होंगे। एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते हो तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी जो है वो हर जगह पे, हर जॉइंट में काम करेगी, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से मिल ले,
उससे समझ ले फीस देके कि भाई मैंने कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी है, उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि कम एक्सरसाइज करेंगे फायदा नहीं करेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे नुकसान करेगी। तो आपकी अगर पर्टिकुलर कोई जॉइंट में प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है, पूछ लीजिए एक बार कि कौन सी एक्सरसाइज करूँ कितनी करूँ, और उसको फॉलो कीजिए। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज कीजिए, और हर जॉइंट का फुल क्या कहते हैं, जिसका उसका घूमने का एरिया होगा, जैसे मेरा हाथ है पूरा गोल घूमने के लिए बना हुआ है, ठीक, तो वो पूरा यूटिलाइजेशन हो, हर एक जॉइंट का पूरा यूटिलाइजेशन हो, इस प्रकार से उसकी मूवमेंट रोज करने के लिए स्ट्रेचिंग करना चाहिए, उससे बहुत अच्छे से जॉइंट पेन में फायदा होता है। ठीक है, जब किसी को ब्लॉकेज है तो कितनी गोली मेरे पास लीजिए। डायबिटीज का जो पैकेज है, हमें लीवर लेते हैं, आई के लिए, तो प्रोडक्ट कितनी मिल सकती है टेबलेट? कितनी भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो कौन से समय पर? तो समय के बारे में अलग से आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन अगर मुझे 3 अलग अलग प्रॉब्लम है, मुझे आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे लीवर का प्रॉब्लम है, मुझे शुगर का भी प्रॉब्लम है, मैं तीनों गोलियाँ खा सकता हूँ, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मैं प्रिवेंशन चाहता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है और मैं 3 प्रकार का मुझे रिस्क फैक्टर है, तो प्रिवेंशन के लिए भी मैं 3 प्रकार की मेडिसिन खा सकता हूँ, इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो आप मल्टीपल मेडिसिन अवेलेबल दे सकते हैं। लीवर की मेडिसिन जो है न्यूट्री लीवर खाना खाने के बाद दीजिए, अच्छा काम करेगी। शुगर की जो मेडिसिन है फेनुग्रेक टर्मरिक टी जो है वो खाने के नाश्ते के तुरंत पहले दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इजी डिटॉक्स जो है डिनर के 2 घंटे के बाद सोने से जस्ट पहले 2 गोलियाँ एट टाइम दे दीजिए आपको सोते समय, बढ़िया काम करेगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन जनरल डिटॉक्स चाहते हैं तो सुबह शाम 1-1 गोली खाना खाने के बाद पी जाए। किसी को एक्टिव प्रॉब्लम है 1 महीना 2 महीना आप उसको इजी डिटॉक्स डेली दे सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हफ्ते में 1 बार भी 2 गोली रात को सोते समय तो आपने इजी डिटॉक्स खा लिया तो एज अ मेडिसिन। हार्ट की दवा खाना खाने के बाद बीपी खाना खाने के बाद अच्छा काम करता है। और उसमें मोस्टली सारी दवाइयाँ जो है आपकी खाना खाने के बाद ही है, सिर्फ ये शुगर की फेनुग्रेक है वो खाना खाने के बाद में खा लिया तो नुकसान नहीं है, लेकिन खाना खाने के जस्ट पहले खाएंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। पर नेत्रामोल लेने से डेट ज़्यादा आना और कुछ नहीं करना, क्या भूख नहीं लगना और दूसरा ज़्यादा आना, ज़्यादा आना मैक्सिमम फॉर वुमेन लेने से कि लीटर हो ठीक है। तो ऐसा तो कोई इंग्रेडिएंट उसमें है नहीं कि जिससे ज़्यादा पीरियड आए। ऑन द कॉन्ट्री जिनको कम आते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करने के लिए उसमें हर्ब्स डले हुई है, आयरन डला हुआ है, फॉलिक एसिड डला हुआ है, एलोवेरा है, अशोका है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको रेगुलराइज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आना मतलब एब्नॉर्मली ज़्यादा आना ये उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ किसी को नेचुरली ही कम आते थे और अभी ठीक आने लगते थे, ये केस हो सकती है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई चक्कर नहीं है। लेकिन किसी को पहले से ही नॉर्मल थे और अभी एक्सेस हो रहा है तो वो पर्टिकुलर केस को हमको बात करनी पड़ेगी कि क्या हुआ, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, यूज करने का तरीका या फिर उसकी लाइफ के बाकी के जो इवेंट्स है उसको एक बार स्टडी करना। अस्थमा का पेशेंट है तो उसका अपने कम छूट सकता है अपना प्रोडक्ट? अस्थमा के पेशेंट को आप 3 प्रोडक्ट दे सकते हो, एक लंग डिटॉक्स टी, दूसरा क्लियर कप से, और तीसरा इजी डिटॉक्स। ये 3 चीज़ें उसको अच्छा है। और सर अपना इजी डिटॉक्स में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लैकिश हो जाता है, तो जो मटेरियल है वो शॉर्ट हो जाता है। जी, तो हमारे जो भी एक्सट्रैक्ट्स है वो पानी सोखते हैं। ठीक है, कैप्सूल के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसको भी सोखते हैं और गोली बन जाती है उसकी।
उसके पीछे का कारण ये है कि गोली नहीं बनने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट कैप्सूल में डाला जाता है। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से अभी उस इंग्रेडिएंट को आप नहीं डालना है, दूसरा इंग्रेडिएंट डालना है नया, ठीक है। तो वो काम चल रहा है, हो गया है, लेकिन बीच का कुछ पीरियड ऐसा गया जहाँ पे ना ये पुराना वाला डाल सकते थे ना नया वाला रेडी, तो आपको ये प्रॉब्लम आया हो, हाँ तो आगे से नहीं आएगा। जिसको सर दिया था ना वो डर गया। हाँ, तो ये जो गोली बनती है तो उससे दवा का असर कम नहीं होता। हाँ दवा का जितने साल का एक्सपायरी है, प्रोडक्ट का जितने साल का एक्सपायरी है, उतना साल तक के पक्का काम करेगा। बस पाउडर फॉर्म में रहने की जगह पर उसका गुठली बन गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे दवा खराब नहीं हुई है, काम भी कम नहीं करेगा, काम भी सही करेगा, और आने वाले बैचेस में वैसा भी नहीं होगा। जैसा पाउडर रहना चाहिए वैसा पाउडर रहेगा। वैसा तो हमने खुद पिया अभी, कोई प्रॉब्लम रिटर्न दिया था अभी। 8-10 साल की बच्ची को अस्थमा हो तो क्या दे? 8-10 साल की बच्ची को क्या दे सकते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या नहीं देना है, ठीक है। ठंडा दूध नहीं देना है, खट्टी चीज़ें नहीं देनी है, ठंडी हवा उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, सोते टाइम पे दूध नहीं देना, ठीक। ये बेसिक 3-4 चीज़ें अगर आप करते हैं, यूजुअली देखा जाता है कि रात को बच्चों को दूध पिला के सुना कफ बढ़ता है, अस्थमा ज़्यादा, ठीक है। तो क्या क्या करना चाहिए ये तो ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें का आप नहीं करते हो तो जो भी बाकी की चीज़ें कर रहे हैं वो बेटर है। अभी अस्थमा छोटे बच्चे का ठीक करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है क्या, ऐसा पर्टिकुलर अस्थमा के नाम का नहीं है, लेकिन जब अस्थमा का अटैक आता है तब हमारा कफ सिरप और लंग डिटॉक्स हेर्बल ग्रीन टी अच्छा काम है। उसके अलावा आप सौंठ यूज कर सकते हैं, ठीक है। गर्म पानी में सौंठ डालिए थोड़ा सा, और वो गर्मा पिला दीजिए। जब अस्थमा का अटैक आया हुआ है उस समय पे थोड़ा सा सरसों का तेल में नमक मिला के उस नमक और तेल से पीठ को और छाती को मसाज करें, बिठा, ठीक है। उससे और थोड़ा सा गर्म पोटली से, नमक की पोटली से सेकें, उसे तुरंत मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चंस हम हो गए हैं। अगर किसी को बाद में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप हमें ईमेल करके भेजिए या फिर सर के माध्यम से हम करके पहुँचाइए। आपके जो भी क्वेरी है उसका समाधान हम आप तक के पहुँचने की व्यवस्था कर देंगे। धन्यवाद।